नमस्ते एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट वॉइस ऑफ डोगरास पर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो है रोहित पठानिया। बहुत दिन के बाद हमने अपना पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है एंड हु बेटर देन रोहित टू टॉक टू। रोहित, आपके साथ मैं महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में बात करूंगी क्योंकि 21 तारीख को 21 अक्टूबर उनका उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। बट बिफोर वी गो टू महाराजा गुलाब सिंह, मैं आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक थोड़ा आपके बारे में सुने, क्योंकि यू सडनली मेड एन अपीयरेंस इन द पॉडकास्ट वर्ल्ड और अचानक हम आप मैं एटलीस्ट जम्मू के बारे में बात कर सकती हूँ कि अचानक हमने देखा कि अरे एक पॉडकास्ट हो रहा है। आई थिंक दैट वाज वाद पर था ये पॉडकास्ट, एंड देयर इज अ रोहित पठानिया जो जम्मू के बारे में बात कर रहा है एंड ही इज टॉकिंग, ही इज सो वेल इन्फॉर्म्ड, ही इज टॉकिंग सो वेल और पैशनेट, मतलब कि यू आर वन ऑफ अस, आप हम में से ही हो। तो ऑफ कोर्स आप एक पॉलिसी रिसर्चर हो और स्वराज्य मैगजीन के साथ आप कॉलमिस्ट हो एंड स्पेशली आप लिखते हो इतिहास और संस्कृति के बारे में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और ये जो जम्मू का रीजन है इसके आप ऑफ कोर्स एक्सपर्ट हो। लेकिन अचानक सिंस यू अपियर्ड ऑन ऑन दिस सीन, तो मैं पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी रोहित कि कहाँ से आपने शुरू किया, क्यों इस पर आपने लिखना शुरू किया, बोलना शुरू किया, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट विद अस। बट प्लीज बताइए थोड़ा अपने बारे में। सबसे पहले तो जय माता दी दीदी। जय माता दी। अरे हम साढ़े सारी डोगरियां नु मती मती बधाइयां। नवरात्रि का पर्व चल रहा है हाँ जी। ते उस करके भी ऐसी। एंड थैंक यू इतना जेनरस इंट्रोडक्शन के लिए। मतलब इतना मेरे को बड़ी शर्म आती है कभी अपने ज्यादा तारीफ करने लगता है, क्योंकि मुझे लगता नहीं शायद मैं इतनी तारीफ के लायक भी हूँ। हाँ, लेकिन ये है कि एक होता है ना अपनी पहचान, अपनी जड़ें समझने का एक वो होता है, एक बड़ी मतलब इच्छा होती है, कई बार जागती है। क्योंकि बचपन से जब हमसे पूछते थे कि अच्छा आपका नाम तो पठानिया है, आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, तब मेरे पास कोई जवाब होता नहीं था। और क्योंकि हमारी बिरादरी भी ऐसी है कि मतलब लोग इन चीजों पे ज्यादा पढ़ाई लिखाई कभी करे नहीं, है ना। हम्म। तो उनके पास भी कोई ठोस जवाब होते नहीं थे बताने को। तो जब कॉलेज में आए ना तब मेरे को जरा शुरू हुआ कि भाई पढ़ना शुरू करते हैं, पता तो करें क्या है ये सब मतलब। तो बस लगा लीजिए 10-12 साल का अध्ययन चल रहा है, आज भी चल रहा है, आगे भी चलता ही रहेगा, क्योंकि एक बार ये आप जब इतिहास के सागर में डुबकी लगाते हो तो उस पता चलता है कि वो उसका कोई अंत नहीं है। तो इस अंतिम सागर में चले हुए हैं। और फिर पता चला कि हमारी रिश्तेदारी भी कितनी है। हमारा रोटी बेटी का सबका रिश्ता है इस पूरे क्षेत्र में, मतलब जम्मू, लोअर हिमाचल, अपर हिल्स ऑफ पंजाब जिसे बोलते हैं। मतलब ये तो कल्चरली ये कंटिन्यूम ही है। और बाद में पता चला जी कि उस साइड भी वो मतलब जो आप बॉर्डर के उस तरफ चला गया है वो भी कल्चरली एक कंटिन्यूम ही था। क्योंकि जब हमें और पढ़ने को मिला और बात करने को मिली तो पता चला जैसे मेरी दादी जो थी, शकरगढ़ तहसील जो पाकिस्तान में है आज, वो हाँ। वहां की है मूलतः। और वो हाँ। डोगरी थी, क्योंकि वो अच्छा। जम्मू के इतने निकट था। तो जम्मू थोड़ा ऊपर तलई पे है और वो नीचे को आता है। हाँ। और बंटवारे के समय वो पैदल रातों रात जम्मू गए थे। अच्छा। तो आप हाँ। समझिए वो, और उसको वहां का आखिरी, आज की डेट में उसको वहां का आखिरी गांव बोला जाता है पाकिस्तान का, हाँ। जो शकरगढ़ तहसील का गांव जो आता है सुखोचक के नाम से। अब देखिए सुखोचक नाम है ना। हाँ। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ मतलब। बिल्कुल। डोगरी संस्कृति कितनी फैली हुई थी, कितनी व्याप्त थी इस क्षेत्र में, वो तो अब समझ आने लगता है हमें। हम्म। और हमारी रिश्तेदारी तो जम्मू में इतनी थी कि बहुत आना जाना रहता था माता के दर्शन के लिए। तो मतलब जब भी कुछ छोटी मोटी बात होती थी, दादी, हमारे पिता, पूरा कुटुंब, चलो जी माता के दर्शन करने चले। और फिर हमारी जो बुआ थी एक, वो जम्मू में ही करण नगर की, तो मतलब वो तो हमारे लिए दूसरा घर था इनफैक्ट एक तरह से। और इतना मजा आता था, मुझे आज भी याद है वो घर में मुझे से मुझे उनके जो अंगूर अपने लगे हुए थे, वो इतने मीठे अंगूर, मैंने आज तक वैसे अंगूर कभी दोबारा नहीं खाए। मैंने रियली रिग्रेट दैट। क्योंकि अब क्या हो गया कि उनका बेटा कर्नल बन गया है, तो वो इधर से उधर चले रहते, तो वो भी साथ में अब उम्र की वजह से वो भी इधर से उधर चले रहते, तो वहां अब उनसे थोड़ा संपर्क टूट गया है। लेकिन वो जो स्मृतियां हैं ना वो आपके साथ रहती हैं हमेशा। हम्म। और उस स्मृति की वजह से आप अपनी जड़ पहचानने की कोशिश करते हो, और फिर आपको पता चलता है कि इस क्षेत्र का अपना जो इतिहास है वो इतना गौरवशाली है। हम्म। और यहाँ के क्षेत्र के लोगों की अपनी जो पहचान है वो इतनी बुलंद है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं भुला दिया गया या भूलने जाने दिया गया है। आप इस बात को भी समझने लगते हो। तो हम्म।
मैं अपने स्तर पे एक छोटी सी कोशिश करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि हमें खासतौर पे ये जो क्षेत्र है जिसे मैं बोलता हूँ पंजाब हिमाचल जम्मू का, इस क्षेत्र की एक जो खोई हुई संस्कृति की पहचान है उसको वापस जगाने के लिए एक अपना प्रयास करते रहना चाहिए। और जम्मू जैसे जो है, जम्मू और हिमाचल तो मतलब इतना मेल है, मतलब हद ही हो जाती है। और लोगों को मतलब मैं बोलता हूँ तो लोग हैरान होते हैं, बाद में वो थोड़ा सोचते हैं, बोलते हैं अरे बात तो बिल्कुल सही है। फिर उनको लगता है ये क्या। मैंने बोला देखिए ये समस्या है, क्योंकि इतिहास से आप इतना कट चुके हैं, अपने अपनी जड़ों से इतना कट गए कि आपको यही नहीं पता कि आप लोग सब तकरीबन तकरीबन एक जैसे हैं। और आप लोगों के बिल्कुल। आपस में हमेशा से रिश्तेदारियां रही हैं, रोटी बेटी के। अब वो मेरी एक दफ्तर में कलीग होती थी, उनका सरनेम था संबियाल, जो सांबा के लोग होते हैं। अच्छा, वो कहाँ बड़ी हुई थी? पालमपुर में, हिमाचल के अंदर। ठीक है। मेरी माता का जो सरनेम आता है वो डोगरा आता है, जबकि वो हमीरपुर से है। ओह। आप समझ रहे हैं? अब बिल्कुल। पठानिया जो है पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं, जैसे हम्म। जम्मू से लेकर पूरा आपके पंजाब तक, मतलब आपको पठानिया पठानिया दिखते हैं आज के डेट में, है ना? हाँ। हर जगह कहीं ना कहीं आपको क्लस्टर जरूर दिखता है। तो ये हाँ। क्यों है? हम भूल गए ना, इसका कारण कि हमारी जो पहचान थी वो पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी, और हमारे जो लोग थे अपनी संस्कृत सांस्कृतिक विरासत के लिए इतने पहचाने। अच्छा, इसमें ना दीदी एक मुझे बड़ी परेशानी होती है, मैं सोचता हूँ, आपको बताता हूँ। इतिहास का जो हमारे एरिया, जो जो विषय जो है, इतिहास का विषय है, उसकी जो स्टडीज है हमारे क्षेत्र को लेकर खासतौर पे अटक गई। हम्म। मतलब जैसे बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, इट इज इन अ रट फॉर डेकेड्स ना। कोई नई मतलब ना छलांग नहीं लग पा रही है। हम्म। तो ये भी एक कारण है जो मेरे को बहुत फ्रस्ट्रेट करता है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ता रहूं, कि मैं कुछ तो नया ला के सकूं, कम से कम पुराने तथ्यों को दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करूं। यहाँ बहुत सही कह रहे रोहित, क्योंकि एक तो आपने जो अपना पर्सनल कनेक्शन बताया इस पूरे क्षेत्र से, और उस वो उससे तो जो पैशन है वो समझ में आता है, क्योंकि आप लोग समझते हैं वहाँ का जो आप कह सकते हैं कि उस जगह को समझते हैं, उसके इतिहास को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये भी समझते हैं कि चूंकि उसके बारे में बात नहीं होती या वो खोता चला जा रहा है, तो उसका दुख जो आप महसूस करते हैं वो एक एक पर्सनल लॉस भी है। एंड दूसरी चीज जो आपने कही कि जब उस पे कोई शोध कार्य नहीं हुआ, कोई रिसर्च नहीं हुई, कोई नई चीज बाहर नहीं आ रही, तो वो जो हमारे जैसे पढ़ने वाले लोग हैं या सिंपली एनीबडी जो जानना चाहता है कि इसके इस एरिया के बारे में मुझे ज्यादा पता चले, नॉट जस्ट कि आई एम फ्रॉम द रीजन या आप वहां से हैं तो हमें उसके बारे में जानना है, बट एनीबडी एल्स ऑल्सो, तो कुछ सामने नहीं है। मतलब जब मैंने भी पढ़ना शुरू किया तो वो किताबें नहीं मिल रही हैं, या बहुत कम है, या वो वैसी लिखी हुई हैं कि यू यू डोंट गेट की और ज्यादा इसमें मिले। या आज ही मुझे किसी ने पूछा, एक फिल्म मेकर ने आज मुझसे पूछा कि मुझे 1947 का जो पाकिस्तानी इन्वेजन था एक किताब बताया। मैंने कहा एक में तो मिलेगी नहीं, आपको मे बी 5-6 पढ़नी पड़ेगी तो उसका एक निचोड़ निकलेगा। सो बिल्कुल यू आर सेइंग कि दोनों चीजों की वजह से यू फेल्ट कि दिस इज द राइट टाइम, हमको इसके बारे में बात करनी पड़ेगी, इसके बारे में लिखना पड़ेगा, इसके बारे में बोलना पड़ेगा। बिल्कुल दीदी। एंड और आपने बहुत अच्छा एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बात बताता हूँ। द बेस्ट बुक पिछले 10-12 साल की जो मैंने पढ़ी है वो 2013 में आई थी, और आप विश्वास नहीं करेंगे वो किसी इंडियन राइटर की नहीं लिखी हुई है। मतलब इस क्षेत्र के इतिहास के एक हिस्से के इतिहास पे वो सीरीज ऑफ एसेज थे। कांगड़ा, बिलासपुर, जिसे पहले अपना ये कुटलैड़ के नाम से भी, जैसे जो क्षेत्र था जो ऊना कहा जाता है आज, है ना? और आपका ये मंडी, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए वो एक किताब, आप विश्वास नहीं करेंगे दीदी, इट हैज बीन रिटन बाय एन इजरायली प्रोफेसर। ओह। वो अभी फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, मिल जाती है थोड़ा सा ढूंढने पर। नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर वो लोगों को लगेगा क्या है। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचिए कि एक नए दृष्टिकोण से इतिहास को पेश हम्म। करने का जो किसी ने प्रयास भी किया है, वो भारतीय नहीं है या हमारे क्षेत्र का भी नहीं है सैडली, हम्म। या हमारी यहाँ की जिसमें जिसकी जड़ें यहाँ पे हों उसने किया हो। वो कोई हम्म। इजरायली आके कर रहा है यहाँ पे। हमारे लोकगीतों में, हमारी लोक गाथाओं में, हमारे मतलब लिखित तो अलग बात है, इवन जो मौखिक इतिहास भी है ना, उसमें इतनी कहानियां, इतने सुराग छुपे हुए हैं जिसको कोई खोल के देख भी नहीं रहा अभी तक। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अब हमारे लोगों में कितने लोगों को ये बात पता है, ये बहुत लोगों को ये शायद पता भी नहीं कि राजा रणजीत सिंह देव जो थे वो महाराजा गुलाब सिंह के ही वंशज हैं। आज भी हम्म। लोगों को ये बात नहीं पता है। जो जम्मू के स्वर्णिम काल के लिए जाने जाते हैं इतिहास में,
खैर उनका तो दुखद बात है कि उनका तो नाम ही नहीं है पहली बात तो आज कहीं पे भी सुनने में। और जो मुबारक मंडी के असली संस्थापक थे, जो जम्मू की जो शान होती थी एक जमाने में, वो महाराजा रंजीत सिंह देव जो थे वो कर्जे में मरे थे। और उसका जो कर्म फल होता है फिर वो बहुत भारी होता है कहते हैं, आपके मृत्यु के बाद आपकी जो आत्मा के लिए। तो वो कर्म फल हल्का करने के लिए महाराजा गुलाब सिंह एक्चुअली उनका कर्जा पूरा चुकाते हैं वापस, महाराजा बनने के बाद। अब ऐसे ही आप समझ रहे हैं ना कितनी मतलब कितनी बारीकी है, कितनी इसमें सांस्कृतिक गहराई है, और लेकिन ये बात किसी को पता ही नहीं है। यस, वही रोहित, इस क्वेश्चन से मतलब ये जो आपने लास्ट थॉट दिया है, इससे जो एक अगला सवाल आता है, क्योंकि बहुत से हमारे चैनल को बहुत से नॉन डोगरास या नॉन हिमाचलीज भी देखते हैं, और हमें बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चंस भी वो लिखते हैं, बिकॉज एक डेफिनेटली एक यंग पॉपुलेशन में क्यूरियोसिटी भी है जानने की। क्योंकि अदरवाइज क्या था कि पहले जम्मू कश्मीर बोला तो मतलब आप कश्मीरी हैं, और तो वहां कोई रहता नहीं। और जम्मू संभाग में, जम्मू रीजन में जो डाइवर्सिटी है उसका पता नहीं। किसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, वो एक्चुअली कश्मीरी महाराजा नहीं थे, बट ठीक है जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, लेकिन वो जम्मू के थे, डोगरा थे, वो भी किसी को पता नहीं है। तो मैं इनफैक्ट मैं अपने स्पीकर्स से हमेशा ये एक पहला सवाल ये करती हूँ, बिकॉज हमें बहुत से लोग सुन रहे हैं, और इवन डोगरों को मैंने देखा है कि यंगस्टर्स चाहते हैं कि हाउ डू आई डिफाइन दिस, मैं इसको कैसे बताऊं। तो हु इज अ डोगरा, अगर कोई पूछता है कि डोगरा कौन है, तो इसका क्या जवाब होगा एक्चुअली? बहुत अच्छा सवाल है। समस्या इस सवाल से ये भी उठती है कि इसका जवाब देना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि डोगरा जो है वो, आप ये समझिए, एक हद तक क्षेत्रीय पहचान भी है और एक सांस्कृतिक पहचान भी है। अब इसके दो मतलब है, मैं बताता हूँ क्यों। क्षेत्रीय इसलिए क्योंकि आज हम डोगरा जो है मुख्यतः जम्मू और जम्मू के आसपास के जो संभाग के जो क्षेत्र, संभाग के अंदर जम्मू शहर, जम्मू जिले के आसपास के जो क्षेत्र है उनके लिए ज्यादातर यूज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपने सांस्कृतिक पहचान पे थोड़ा सा भी शोध किया हो, थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो, आप एकदम से समझ जाएंगे कि डोगरा जो है पूरा लोअर हिमाचल का एरिया, पंजाब हिल्स का एरिया, और आपका जो जम्मू का जो एरिया है, और जो जम्मू संभाग में जैसे जो पाडर का क्षेत्र आता है या उधमपुर का क्षेत्र आता है, इवन जो आपके जैसे मंडी है, चंबा जैसे क्षेत्र हैं, इनमें भी जिनकी पहचान दिखती है वो डोगरा है। जिनकी जिनके खान पान में आज भी एक बहुत ज्यादा सामान्यता है, जिनके बोली में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन समानता है, पहनावे पोशाक में समानता है, त्योहारों में समानता है, चाहे वो थोड़े से भिन्न नामों से बोले जा रहे हो लेकिन वो समानता है। तो ये पूरे क्षेत्र को सांस्कृतिक रूप से डोगरा क्षेत्र कहना चाहिए हमें। अब इसमें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये क्षेत्रीय और सांस्कृतिक, तो अगर किसी को समझाना है, आप पहला प्रश्न वापिस ये पूछेगा, आप सांस्कृतिक रूप से समझना चाहते हैं या फिर आप क्षेत्रीय रूप से समझना चाहते हैं। क्योंकि आज क्षेत्रीय रूप से तो हम सिर्फ इसको पहचानते हैं, जो जम्मू के आसपास का क्षेत्र है, ये डोगरा, ये यहाँ के लोग डोगरा हैं। लेकिन ध्यान से अगर बात करें तो सांस्कृतिक पूरा ये क्षेत्र डोगरा है। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला रोहित आपने, क्योंकि जनरली हम उसकी ज्योग्राफी तक लिमिट कर देते हैं और थोड़ा सा बोल देते हैं साइड से कि हाँ भाषा उनकी ये है। अगेन वो भी लिमिटिंग है, क्योंकि जो आपने कहा कि मिलती जुलती भाषाएं हैं, भद्रवाही हो चाहे पाडरी हो, चाहे हिमाचल में जो बिल्कुल। एक पहाड़ी बोली जाती है, या जम्मू संभाग में पहाड़ी बोली जाती है, गोजरी बोली जाती है, सब सिमिलर है। वेरी सिमिलर साउंडिंग, एक आती है तो मतलब दूसरी आ ही वो एक जाती है। हमारे पुराने कहते थे ना ये देश में कि घाट घाट पर बदले पानी, मोड़ मोड़ पे बोली। हम्म। तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण आपके पूरे क्षेत्र में चलते हुए दिखता है। अब मेरे को बड़ा अच्छा, मैंने अभी हाल ही में एक बड़ी दिलचस्प चीज डिस्कवर करी, मैं बोलूंगा खुद ही। मैं एक भद्रवाही भजन सुन रहा था बाई चांस, नाग पंचमी का समय था, वो तो हम सबके लिए जो इतना बड़ा त्योहार होता ही है, और एकदम से मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो ऐसा लगा था मैं चंबियाली सुन रहा हूँ। अगर आपने चंबियाली बोली सुनी हो, अरे फोटोकॉपी लग रही थी सुनने में एकदम। अच्छा, जो वाद्य यंत्र आपको भद्रवा वगैरह में दिखते हैं पूरे अपर हिमाचल के, सेम टू सेम। आप इसके साथ हमारे चलिए जम्मू, और जो आप जैसे मेरे जो जिसे मैं बोलता हूँ मेरी जड़ जहां से आती है नूरपुर से, अरे बिल्कुल सेम कल्चर है हमारे। तो यहाँ तो शादियां भी होती थी आपस में। तो मेरे मेरे आधी रिश्तेदारी तो जम्मू की है असल में इसी वजह से, क्योंकि हमारे जो गांव होते हैं, गांव में लोग आते थे जम्मू से ब्याह के, या हमारे यहाँ से जाती थी जम्मू।
तो हमारे में तो इनफैक्ट जो जम्मू को जो हाई कल्चर माना जाता था उस वजह से। अच्छा, इतिहास में बड़ी मजेदार बात है कि बाई चांस हम जम्मू का हिस्सा बनते बनते रह गए, जम्मू कश्मीर का। हाँ। वो चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मतलब इतना कल्चर था। अच्छा, एक आपने सनासर तीर्थ जो है आपका, जो जहाँ पे आपके ये बड़े सारे कुंड बने हुए हैं, हम्म। उसको रेनोवेट करने वाली कौन थी, लोग भूल जाते हैं, पठानी रानी। पठानी रानी कहाँ से आई थी? हम्म। पठानी हिमाचल रानी की आई थी तो नूरपुर से। हिमाचल की तो काफी रानियां थी। और आप चूंकि नूरपुर की बात कर रहे हैं, तो जो सुकराला माता हमारी हुई, जी। तो उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें यही था कि वो जो राजा था वो हिमाचल से आया था, वो नूरपुर साइड से आया था। और वो जंगलों में शिकार कर रहा था। मतलब कितना जी। आसपास रहा होगा या और कितना। वो हमारी कुलदेवी भी है इनफैक्ट। हाँ। हम्म। सुकराला माता हमारी कुलदेवी है, मल्ल माता के नाम से भी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। हम्म। तो अब ये यही तो बात है ना, यही चीजें भूल गए हैं। एग्जैक्टली और इसको अगर हम जब हम इसको क्षेत्रीय और सांस्कृतिक दोनों तरफ से देखते हैं, क्योंकि ये आपने आज बहुत इंटरेस्टिंग बात की। जनरली लोग रुक जाते हैं एक क्षेत्र से, या बहुत हुआ तो लैंग्वेज, और लैंग्वेज में भी बहुत लिमिट करते हैं कि नहीं सिर्फ डोगरी। तो उससे उसको बहुत रिड्यूस कर देते हैं। जो उसकी व्यापकता है वो समझ नहीं आती। जो आपने दोनों बिल्कुल चीजें बिल्कुल बताई, बिल्कुल। सांस्कृतिक और क्षेत्रीय, उससे व्यापकता बढ़ती है। बिल्कुल, सो और ये एकदम ही नई पहचान बात है। रखना भी जरूरी है, क्योंकि तभी हम समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र का महत्व क्या है। अब ये बात हम बहुत दीदी भूल जाते हैं कि ये ऑब्जर्वेशन से सबसे पहले आती है। आप कभी ध्यान से देखना, आप यहाँ की जो सनातन संस्कृति है इस क्षेत्र की, वो आज की जो प्लेन्स की संस्कृति है उससे इतनी भिन्न है। लेकिन आप कभी ध्यान से देखना, इसमें कई ऐसी रीति हैं, ऐसी कई ऐसे प्रैक्टिसेस का प्रचार आज भी है जो आपको इतिहास में पढ़ने को मिलता था। मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ एक बड़ा अच्छा। आपने नेपाल में एक इंद्र यात्रा होती है हर साल, इंद्र देव की पूजा करते हैं बकायदा, उसमें इंद्र की एक यात्रा निकाली जाती है। हमारे क्षेत्र में अगर आपको याद होगा, लोग झंडे लगाते हैं अपने घरों के ऊपर बारिशों के लिए। हम्म, बिल्कुल। तो ये इंद्र का कल्चर आज भी किसी फॉर्म में सरवाइव कर रहा है हमारे यहाँ। आप समझ रहे हैं? हम्म। अच्छा, मैंने ये चीज बहुत बारी लिखी है ट्विटर पे, लोग अब समझने लगे हैं, खासतौर पे जब कांतारा आई थी। आवेशम का जो आवेशम की प्रथा जो है, जिसे संस्कृत में आवेशम बोलते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो गूर जो चेले जो होते थे देवता के, वो जो खेल करते हैं अपना देव खेल जो करते हैं, आप देख रहे हैं तुलुनाडु जैसी संस्कृति जम्मू में है। हम्म। आप देख रहे हैं मतलब, वो भी पहाड़ी बिल्कुल। क्षेत्र है आज, हम भी पहाड़ी क्षेत्र है। हाँ। इनफैक्ट कांतारा देखते हुए तो मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो हमारे क्षेत्र में भी होता है, यही बिल्कुल, ये चीजें हमारे तो गांव की वहां कहानी होती है, ये है। लिटरली हमारे यस। गांव की कहानी लगती है। यस। आप ये सोचिए। और इतनी मतलब ये बीच में, लेकिन इसका प्रेजेंस नहीं दिखता, तो आप एकदम से रियलाइज करते हैं कहीं हम इस पूरे उत्तर भारत के क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को बचाने का ही वो नहीं बने, मतलब आर वी द सेफ गार्ड्स ऑफ दैट कल्चर जो बाकी जगह से लुप्त हो गया शायद। और उसका बहुत अच्छा एग्जांपल बताता हूँ आपको, हमारे जम्मू में विशेष तौर पे, और हमारे चंबा में भी मैं दिखाता हूँ आपको। जम्मू में आप हमारे जो सारथल माता का जो मंदिर आता है किश्तवाड़ में, आपको पता है वो मूर्ति जो है, इसकी बहुत बड़ी संभावना है कि वो असल में वो शारिका देवी की मूर्ति है, श्रीनगर से, जो 12वीं शताब्दी में लाई गई थी, बचा के लाई गई थी और किश्तवाड़ में लगाई गई थी। अच्छा, इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूँ। इसका प्रमाण ये है कि कश्मीरी पंडितों में ये आज भी मान्यता है कि जो शारिका देवी है वो सर्दियों में किश्तवाड़ जाती है। ओ। ये मान्यता है उनकी। ओ, तो मतलब ये जो, सब कनेक्टेड है। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि ये हम भूल जाते हैं। अच्छा, एक ब्रॉन्ज आर्टिस्ट्री कल्चर होता था जो कश्मीर से गायब हुआ, आज वो कहाँ मिलता है? आज आपको चंबा में मिलता है ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट का कल्चर। आज भी वो जिंदा है वहां पे। जो चंबा थाल होती है जो बड़ी मशहूर है, वो हाँ। चंबा थाल जो थी वो हमारे जम्मू के लोग भी यूज करते थे गिफ्ट में, है ना विश्व। अच्छा, चंबा के साथ हमारे जब जम्मू के लोगों के रिश्ते हुए, हमारे राजाओं के रिश्ते हुए, तो पाटर कहाँ से आया था? पाटर तो दहेज में मिला था ना, चंबा से।
हम्म। चंबा की संस्कृति, पाडर की संस्कृति तकरीबन तकरीबन एकदम मतलब डिट्टो फोटोकॉपी लगती है। आप कभी ध्यान से देखो, मतलब बड़ा बुरा लगता है देख के कि हम लोग इन चीजों को नोटिस ही नहीं कर रहे हैं अभी आज की डेट में। हम्म। तो और अपने आप को एक तरह से कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को इतना छोटा कर लिया है हमने। बिल्कुल और कनेक्ट नहीं कर पाते कि पाडर है तो वो कुछ अलग है, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग कुछ अलग हैं। मतलब जम्मू संभाग तक में, मुझे उसके अंदर भी लोग सोचते हैं कि डोगरा मतलब बस ये एक डिस्ट्रिक्ट में कोई है तो वो दूसरे पाडरी वाले अलग बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। ये हम्म। बहुत ही बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि सांस्कृतिक एक पहचान है। हम्म। वो सांस्कृतिक पहचान अगर हम, और यही तरीका है वो कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र की जो आपस में जो एक गुटबाजी को कंटिन्यू करने का, हम्म। जो जो सैडली कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जिन्होंने इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी, नहीं, बिल्कुल जिसकी वजह आपकी बात से अगर हम जो आपने चीजें बताई अभी, और जो हम पीछे राजनीतिक जो एक इन्फ्लुएंस रहा, वो तो इसको तोड़ने में था। बिकॉज उनके फायदे में ही नहीं था कि हम एक एक अम्ब्रेला के नीचे सारे इकट्ठे हो जाए, बोले कि नहीं हमारी तो आइडेंटिटी सेम है। इसीलिए उसको तोड़ तोड़ के बोला नहीं, ये जम्मू वाले लोग अलग हैं तो आप पाडर वाले अलग हैं, तो किश्तवाड़ इस साइड के अलग हैं तो भद्रवाह के अलग हैं। हिमाचल भी, नॉर्थ हिमाचल के साथ जो कनेक्ट है उसको भी भुलाने की कोशिश की गई। जबकि आप जो कह रहे हैं, मुझे याद है हिमाचली गानों में, या आप बिल्कुल। देखेंगे कि बोलती है कि मुझे जम्मू अरे शहर शॉपिंग बिल्कुल के लिए ले वही वो जाओ। अपर हिमाचल लोअर हिमाचल करते रहते हैं पूरा टाइम सब लोग, जैसे आपके यहाँ पे वो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बहुत ये आई थिंक इस टॉपिक पे तो हम और ज्यादा इस विषय पे बात करेंगे रोहित। बट जस्ट टू कम बैक, जो हमारे आज के जो मेन हाँ हाईलाइट हैं बिल्कुल या हीरो हैं, उन पर अगर हम बात करें, महाराजा गुलाब सिंह जी, क्योंकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी है 21 अक्टूबर को बिल्कुल होती है। और उनको फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट भी कहा गया है। के एम पानिकर जो इंडियन सिविल सर्विसेज में थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी, बड़ी पुरानी किताब है, आई थिंक 1930s में उन्होंने लिखी थी। तो ये जो था, ये जो एक टाइटल है कि फाउंडर ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट, ये तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के बाहर इस बात को कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत लोग तो महाराजा गुलाब सिंह को जानते ही नहीं है। तो इफ यू हैव टू टेल समवन कि बिल्कुल कौन बिल्कुल। कौन महाराजा गुलाब सिंह थे और फाउंडर कैसे हुए जम्मू कश्मीर स्टेट के, क्योंकि जम्मू कश्मीर के विषय पे जब बात होती है तो डोगरा और ये महाराजा तो आते ही नहीं है। तो वेयर डू यू थिंक, हाउ हाउ विल वी टेल, इफ वी टेल समवन कि कौन महाराजा गुलाब सिंह थे, आप कैसे कहेंगे, क्या डिस्क्राइब करेंगे उनको? अगर मुझे महाराजा गुलाब सिंह को एक सेंटेंस में, एक वाक्य में डिस्क्राइब करना हो तो अंग्रेजी में मैं उसको बोलूंगा द ग्रेटेस्ट इंडियन अलाइव। सोच समझ के मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे और भी ऐसे लोग थे जो मतलब उस उपाधि के पूरे हकदार बनते हैं। उदाहरण के तौर पे महाराजा रंजीत सिंह का नाम बहुत आएगा उस समय। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह और महाराजा गुलाब सिंह में दो बड़ी विशेष भिन्नताएं हैं जो लोगों को रियलाइज, जब आप सुनते हैं तो आप समझते हैं कि क्यों मैं ये बोल रहा हूं। महाराजा रंजीत सिंह ने लाहौर दरबार की जो स्थापना की थी, वो जनमत के समर्थन से करी थी, स्थानीय जनमत के समर्थन से। दूसरा, उनके बाद कोई ना टिक सका। तो उनके जाने के बाद जो लाहौर दरबार में जो बहुत भयंकर हलचल मचती है, और जो अल्टीमेटली उनके पतन पे ही जाती है पूरे लाहौर दरबार के, तो उसके विपरीत आप एक ऐसे वंश की स्थापना करके जाते हैं जो कम से कम 125 साल चलता है। उस सब टर्बुलेंस के दौरान, उस सब तरह के जो मतलब जियो पॉलिटिकल टेंशन जो चल रहे हैं उस समय उस क्षेत्र में, उस सब में आप एक क्षेत्र को मजबूती दे पाते हो और इतना बड़ा बना पाते हो, साथ ही साथ अपने अपनी सीमाओं को इतना फैला पाते हो कि एकदम से अफगानिस्तान भी आपका पड़ोसी है, चीन भी आपका पड़ोसी है। हाँ, थोड़ा कनेक्शन वीक था इसलिए हाँ ब्रेक हो रहा था सॉरी, पहले भी। कहाँ पे छूटा था बताइए। आपने कहा कि कंसोलिडेशन और एक्सपेंशन जो उन्होंने किया हाँ, आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह। कंसोलिडेशन एक्सपेंशन किया उस तरह का, जहां पे कि आपकी अफगानिस्तान, रशिया, चीन,
तिब्बत के पास इतनी ज्योग्राफिकल नजदीकी हो जाती है एकदम से। और तो और आपकी जो फौज है वो किसी की भी जीत या हार के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अंग्रेजों ने अपने गुप्त पत्राचार में ये बात स्वीकारी थी कि अगर महाराजा गुलाब सिंह न्यूट्रल नहीं खड़े होते एंग्लो सिख वॉर्स में, तो हमको जीत का तो मतलब सपना सपना भी नहीं हो सकता था, वो इतना दूर थी जीत हमसे, क्योंकि दोनों अफेयर्स में मामला इतना करीबी रहा, दोनों एंग्लो सिख वॉर्स में था। लेकिन क्योंकि लाहौर दरबार में जिस तरह की राजनीति चल रही थी, कूटनीति चल रही थी, महाराजा गुलाब सिंह ने ये उचित समझा कि मैं दूर रहूं। देखिए, अब आप ये सोचिए किस किन परिस्थितियों में महाराजा गुलाब सिंह ऊपर उठे हैं। सर्वप्रथम तो जब सिख मिसलों के द्वारा जम्मू पे रेड होती थी, खासतौर पे मियां मोटा सिंह के समय की बात है, गुलाब सिंह इतने क्या होते ना तेज तर्रार सिपाही देखे गए, योद्धा माने गए कि सिख मिसलों ने भी उनको पहचाना कि भैया इसमें कुछ क्षमता है, इसमें कुछ अनोखी बात है। और वो खास तौर पे उनको लाहौर दरबार में लेके जाते हैं अपने साथ काम करने के लिए, फौजदार बना के। और देन ही राइजेस अप द रैंक्स वेरी क्विकली। साथ में उनके जो दो भाई हैं, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह, वो भी आते हैं। और कश्मीर के कैंपेन की वजह से उनको अखनूर में महाराजा की उपाधि मिल जाती है, उनके भाइयों को राजा की उपाधि दी जाती है, क्योंकि उन्होंने जम्मू का राज मांग लिया होता है। अब आप ये समझिए उस समय जम्मू पे कोई गद्दी नशीन नहीं था। तकरीबन तकरीबन 30-40 साल जम्मू की गद्दी पे कोई नहीं बैठा था। एक गवर्नरेट की तरह चलाई जा रही थी जम्मू। लेकिन आपसे इतने प्रसन्न हुए महाराजा रंजीत सिंह कि उन्होंने बोला जा, दिया, आशीर्वाद के तौर पे दिया। और तो और वो कथा में बहुत सुनाते हैं लोगों को कि उन्होंने टीका ऊपर से नीचे को लगाया कि अब तुम्हारी जड़ें गहरी होंगी इस जमीन में, ये कह के। और शायद उनका आशीर्वाद काम ही आया है, क्योंकि 125 साल तो चले ही है ना, वो 4 पीढ़ियां निकली। बिल्कुल। महाराजा गुलाब सिंह फ्रॉम बीइंग जस्ट अ स्मॉल सोल्जर लिटरली महाराजा तक की जो सफर है, ये अपने में हार्डली 200 साल के विंडो में देखने को मिला है। शायद पाणिकर थे या कोई और लेखक थे, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला था, बोला अगर नेपोलियन बाद में आया होता ना तो सब लोग गुलाब सिंह का उदाहरण देते। वो तो महाराजा गुलाब सिंह की बदनसीबी, नेपोलियन पहले आ गया। हाँ, उन्होंने के.एम. पानेकर जी ने ये भी कहा कि 19th सेंचुरी में तो ऐसा कोई हीरो इंडिया में हुआ ही नहीं। बिल्कुल नहीं, वही बात है, तो इसीलिए बोला ना। एंड अब और तो और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्तिस्तान का क्षेत्र, और तो और उनके बाद भी चित्राल जैसा जो क्षेत्र है वो अधीन हो जाता है। तो आप सीमा सोचिए कितनी बड़ी है, बेहिसाब। इसलिए मैं कहता हूं दैट ही इज द ग्रेटेस्ट इंडियन दैट नोबडी इज हर्ड ऑफ, कई बारी तो, ऑफ दैट ईरा। अगर अच्छा, इसमें ना एक बहुत बड़ा कारण है, मुझे लगता है क्यों हम को नहीं पता चलता है। हमारे देश में ना एक बड़ी अजीब सी प्रथा फैल गई है पिछले कुछ दशकों में कि हम तो जी कभी कॉन्करर थे ही नहीं, हम एक्सप्लोरर थे ही नहीं, हम तो जी बाहर ही नहीं जाते थे, है ना। ये वाली बातें फैला फैला के ना, मतलब लोगों का ना, कैसे बोलूं, ब्रेन वॉश कर दिया गया है। नहीं, आप ठीक बोले रोहित। मैं ये अक्सर बोलती हूँ कि हम विक्टर्स की कहानी तो सुनाते ही नहीं है। हम बिल्कुल विक्टिमहुड की बिल्कुल कहानी सुनाते हैं कि हमारे बिल्कुल साथ ये हुआ, हम यहाँ पे मारे गए, हमारा ये हुआ। कौन जीते, कौन वहां रह गए, इसके बारे में हम नहीं बात करते, अपने हीरोज की बात नहीं बिल्कुल। करते। जनरल जोरावर सिंह कलोरिया जैसे महान शख्सियत का नाम सिर्फ आर्मी के हेडक्वार्टर्स में क्यों है, हमारे पब्लिक, हमारे आम जहन में क्यों नहीं है ये बात। मैं ये सोच के अभी भी बड़ा मतलब हैरान होता हूँ। अब तो फिर भी थोड़ा सुनने में आता है जोरावर सिंह कलूरिया जी के बारे में, लेकिन दुख की बात यह है कि लोग अभी भी नहीं पता उनको कि जोरावर सिंह कलूरिया है कौन, थे कौन, कहाँ से आए थे, क्या था उनका मूल, उन्होंने क्या हासिल किया, उसकी उस उनकी उपलब्धियों की क्या महत्ता है।
यही समझाने में मतलब लोगों को मतलब थक जाते हैं लोग, जब बोलना शुरू और लोग एकदम अचंभे से थे, अरे बाप रे, ये भी कोई हीरो था हमारा। आप समझ रहे हैं? फिर वो जब आप ऐसे आइकन्स को रिवाइव करते हैं ना, आप याद करते हैं, तो वो सिर्फ आपके आइकन नहीं रह जाते, फिर वो पूरे देश के आइकन बनते हैं। एग्जैक्टली, लेकिन वो क्योंकि करना मुश्किल है। हाँ, माउंटेन वॉरफेयर की हम बात करते हैं तो अगर आप डोगरों का नाम ना लें, जनरल जोरावर सिंह का नाम ना लें, मेहता बस्ती राम का नाम ना लें, तो फिर तो ऐसा लगेगा कि भारत में कोई माउंटेन वॉरफेयर एक्सपर्ट्स ही नहीं थे, हमारे ऐसे कोई लोग ही नहीं रहे। हम राजपूत हिस्ट्री आपको की बात पता है करते हैं, आज भी सिख हिस्ट्री। इंडियन आर्मी इज कंसिडर्ड द बेस्ट इन माउंटेन वॉरफेयर ग्लोबली, और हमारी लेगेसी इतनी पुरानी है इस बात की। अब इसमें मैं बड़ा, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक छेड़ा, मेरे को बड़ा पसंद आता है बात करने इसके बारे में। मैं आपको बताता हूँ क्यों। जोरावर सिंह कलूरिया के बारे में जब आप पढ़ते हैं ना कि कैसे वो मिलिट्री कैंपेन उन्होंने कंडक्ट किया था, एंड इट वाज अ डेकेड लॉन्ग मिलिट्री कैंपेन एक तरीके से, तो उन्होंने ओवरनाइट कुछ नहीं जीता, तैयारी, दबा के तैयारी। कैसे? पहले ये किश्तवाड़ भदरवा वाले रीजन पे फतह जब हासिल करी इन्होंने और इसको अधीन किया, तो किश्तवाड़ में चौगान देखा होगा आपने। अच्छा, चौगान क्या होता है लोगों को पता नहीं है आज की डेट में हमारे। चौगान इज द सेम एज ए कंटोनमेंट, जो आज मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में हम बोलते हैं, जहां पे आर्मी प्रैक्टिस करती थी, वॉर गेम्स खेलती थी। तो आपने पहले वहां पे लोगों को हाइट के लिए, ऑल्टीट्यूड के लिए एक्लेमेटाइज कराया, फिर आप वहां से लद्दाख लेके गए। लद्दाख में ऐसे ही आपने चौगान बना के एक्लेमेटाइज किया, फिर आप गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करते हो और तिब्बत पे करते हो अकॉर्डिंगली। आप समझ रहे हैं? ये ऐसे ओवरनाइट नहीं होती है चीजें, ये मेटिकुलस प्लानिंग से आती है चीजें। एब्सोल्युटली, हम अमरनाथ की यात्रा करने के लिए इतनी पहले से तैयारी करनी पड़ती है, या कैलाश मानसरोवर जाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, फिजिकली फिट होना पड़ता है। और यहाँ तो हम कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं, किले फतेह कर रहे हैं, तो उसकी कितनी तैयारी की होगी। बिल्कुल। और अगर जोरावर सिंह जी का सप्लाई लाइन कट नहीं किया होता लद्दाख में, तो मजाल है कोई हरा देता डोगरास को वहां पे। अब ये देखिए हम कैसे भूल जाते हैं। जोरावर सिंह जी के लिए एक, कैसे बोलूं मैं उसको, स्तूप खड़ा किया हुआ है तिब्बतियों द्वारा, जो आज भी है तिब्बत में, क्योंकि उन जैसा फियर्स, जिसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में योद्धा, तिब्बतियों ने भी नहीं कभी देखा था। उनकी याद में इस बात पे उन्होंने एक स्तूप बनाया है। हम लोगों में से कितने लोगों को ये बात पता है? हाँ, और उनके तो, तिब्बतियों के तो ये अकाउंट्स थे कि इसको काला जादू आता था, मतलब बिल्कुल। इतना बिल्कुल। डर गए थे वो। बिल्कुल। अच्छा, ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि गुलाब सिंह ने उस तरह का फ्री हैंड दिया है। आप ये सोचिए, उनको पता है कि मैं किसी के अधीन हूं, लेकिन वो बहुत कॉन्शियसली इसको स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे लेके जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर लाहौर दरबार में तरह तरह के षड्यंत्र ना चल रहे होते, जिसमें कि ध्यान सिंह और सुचेत सिंह की भी हत्या होती है, तो शायद, और गुलाब सिंह का बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है लाहौर के अफेयर्स में, मजबूर होते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, तो शायद कुछ और ही बात होती, और भी मतलब आप सोच सकते हैं कितना आगे पहुंच सकती थी बात। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जैसे क्षेत्र थे। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ट्रीटी ऑफ अमृतसर की बात करते हैं चलो। मैं आप इसमें आने ही आपने वाली मेरा थी। फेवरेट पॉइंट छेड़ दिया, चलो बात करते हैं। हाँ, क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में लोग ऐसे बात करते हैं जैसे लगता है कि जम्मू के राजा महाराजा, ये डोगरे ऐसे कोई बिजनेसमैन थे, खरीद लिया इन्होंने कश्मीर, कोई पीछे मिलिट्री हिस्ट्री नहीं थी, मतलब हम क्या थे, वॉरियर्स ही नहीं थे। और आपने अभी जो बातें की उसमें स्टेट क्राफ्ट दिखाई दे रहा है, डिप्लोमेसी दिखाई दे रही है, बिल्कुल। मिलिट्री प्रावेस दिखाई दे रही है। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर तो बिल्कुल दुखती रह गई, प्लीज बताइए इस पर। बिल्कुल नहीं, और एक और मैं बात बताता हूँ, जो ट्रेड जो छुपाया गया है जान के, लॉयल्टी का ट्रेड। कैसे? खड़क सिंह के ऊपर स्लैब गिरता है दरवाजे से, मर जाते हैं। अब गुलाब सिंह खबर नहीं निकलने देते 3 दिन तक कि उनकी डेथ हो गई है। क्यों? क्योंकि इतना टेंशन फैला हुआ है, और इतने सारे लाहौर दरबार के ही सदस्य हैं जो विद्रोह करने पे तुले हुए हैं। लगातार लाहौर किले पे हमले हो रहे हैं। और कौन डिफेंड कर रहा है माई चांद भागो को, जो अंदर महारानी बैठी हुई है रंजीत सिंह जी की, गुलाब सिंह की फोर्स। मतलब आप सोचिए 3 दिन तक पत्थर तक नहीं हिला सकी थी, इतनी कॉम्पिटेंट फोर्स बैठी हुई थी अंदर, इतने जबरदस्त तरीके से डिफेंस किया था उन्होंने लाहौर फोर्ट का। और इवेंचुअली ट्रूस करनी पड़ी थी दूसरी साइड को भी कि भैया ये तो ऐसे नहीं होता सॉल्व प्रॉब्लम से।
तो लॉयल्टी की बात कहाँ चली जाती है सब में, मेरे को समझ नहीं आता। हाँ, इनफैक्ट उल्टा बोलते हैं कि बिट्रे किया, डोगरों ने बिट्रे किया, धोखा दिया। अब ये बिट्रेयल की बात क्यों आती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसी को पता ही नहीं है कि क्या है, किसी ने बॉदर भी नहीं किया पढ़ने को, और उसके सर्कमस्टांसेस किसी को पता भी नहीं है क्या है। पहली बात तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसलिए हुई क्योंकि गुलाब सिंह को वकालत के लिए लाहौर दरबार ने नियुक्त किया, एंड ही वॉज द ओनली फेस एक्सेप्टेबल टू द ब्रिटिश दैट टाइम। आप ये सोचिए, क्योंकि वही एक न्यूट्रल पार्टी उनको लग रही थी सब में, और वो इसीलिए चुपचाप स्वीकार लिया ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अच्छा, ओरिजिनल शर्त क्या थी? 1 करोड़ रुपए देने लाहौर दरबार को, और साथ में रावी से लेके झेलम के बीच का सारा क्षेत्र उनको हाथ सीड करना था, जिसमें कि आपका आज की डेट में जैसे नूरपुर था वो आना था, आपका चंबा का भी एक हिस्सा आना था, मंडी का एक हिस्सा आना था, आज जो पाकिस्तान में चला गया इनफैक्ट इस्लामाबाद तक का क्षेत्र आना था जम्मू के उसमें। मतलब वो अंग्रेजों को सीड करना था, और अंग्रेजों ने वकालत के तौर पे वो एरिया गिफ्ट करने की बात करी थी। अच्छा, रीनेगोशिएट हुआ क्योंकि एकदम से अंग्रेजों के दिमाग में बत्ती जल गई कि भाई अगर ये सारा मैं थोड़ा सा ये अपर लाइन एरिया छोड़ दूं तो मैं नजर कैसे रखूंगा पूरे क्षेत्र पे। अच्छा, आप ये सोचिए इट इज वेरी क्लोज टू 1857, हाँ बाय द वे, ये विंडो जो है, और बहुत विद्रोह चल रहे थे छोटे मोटे सब जगह। खास तौर पे पठानियों ने विद्रोह किया था, छेड़ा था, वजीर राम सिंह पठानिया ने विद्रोह छेड़ा था उसी समय, और शाहपुर कंडी में अंग्रेजों को बहुत बुरी तरह परास्त भी किया था। शाहपुर कंडी जो पठानकोट जम्मू के बीच बिल्कुल मतलब ऐसे ट्राई जंक्शन पे बनता है एरिया, जो रावी नदी के तट पर है। आज वहां पे एक डैम बन रहा है, खैर, बट बिल्कुल ऐसे ट्राई जंक्शन पे पहाड़ी इलाका है। कैसे छोड़ दें इस क्षेत्र को हम? आप समझ रहे हैं फिर? क्योंकि नजर कैसे रखेंगे कि कैसे एक्टिविटी हो रही है और कैसे हम जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाए मिलिट्रीली। अच्छा, गुरखों के साथ उससे पहले लड़ाई हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, और गुरखों को भी सोल्जर्स के तौर पे तो ला ही रहे थे वो लोग, लेकिन वो बैक ऑफ द माइंड वो भी चल रहा था कि हमें वो उसके लिए भी तैयारी रखनी पड़ेगी ताकि ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए हम भी रेडी रहे हमेशा, क्योंकि वो जो अंग्रेजी फोर्सेज थी वो नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। आप ये समझिए उस समय जो अंग्रेजी फोर्सेज थी उसमें कौन लोग होते थे? उसमें आपके पुरबिया लोग होते थे, आपके एमपी के लोग होते थे, नन ऑफ देम वर नेसेसरली ट्रेन फॉर ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर। तो जो लॉसेस के नंबर्स होते थे बहुत हाई हो जाती थी उस वजह से। सो ये कारण से इवेंचुअली रीनेगोशिएट करके बोला कि चलो आप 75 लाख रुपए दे दो, कुछ एरियाज कांगड़ा, गुलेर और नूरपुर ये हम रखेंगे, आप या तो कश्मीर ले लो, है ना, या फिर आप ये वाला एरिया देख लो, ये जो तलट्टी वाला एरिया जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद वाला एरिया देख लो। तो आप समझ रहे हैं, आप हम वी वर दिस क्लोज टू हैविंग सच अ डिफरेंट ज्योग्राफी ऑल ऑफ अ सडन। लेकिन दिस इज वेयर गुलाब सिंह सगैसिटी कम्स इनटू पिक्चर। आप ये सोचिए, ये स्ट्रेटेजिक जीनियस बोलते हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि कश्मीर की एक वैल्यू कल्चरली, हिस्टोरिकली, मिलिटरली है, तो वो मान, क्योंकि वो उन्होंने कैंपेन भी किया था ना, मिलिट्री कैंपेन अखनूर में जब राजा बने उससे पहले, ही रिकॉग्नाइज्ड इट। तो कश्मीर उन्होंने बोला मैं सिर्फ कश्मीर दे दो और कुछ नहीं। अच्छा, 75 लाख रुपए का मैटर क्या है? लाहौर दरबार कंगला बैठा हुआ था उस समय, तो 75 लाख रुपए किसने दिए? गुलाब सिंह ने दिए। वो लाहौर दरबार के 75 लाख नानक शाही रुपए थे इनफैक्ट, जो दिए गए थे एज पेनल्टी ऑन बिहाफ ऑफ द लाहौर दरबार। तो खरीद मतलब की तो बात ही नहीं है। लाहौर दरबार को देने थे, वो नहीं दे सका, तो महाराजा गुलाब सिंह ने एग्जैक्टली, उनके तो लिए दी। महाराजा रंजीत सिंह की लॉयल्टी का एक और साइन नहीं है ये? इज्जत बचाई लाहौर दरबार की। इज्जत बचाई लाहौर दरबार की। तो जब ये बात छिड़ती तो मैं यही लोगों को मैं पूछने लगता हूँ कि आप अच्छा इतना शौक है तो चलो ये बता दो कि इन्होंने क्यों फिर 75 लाख रुपए लाहौर दरबार के हिस्से के दिए। तब सब हक्का बक्का, सबकी सिट्टी बिट्टी गुल खत्म। तो मतलब बात ही नहीं बनती है ना, इसीलिए बहुत अजीब लगता है जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, क्योंकि आपकी डिस्कशन इज बेसलेस। आप पढ़ नहीं रहे हैं, और हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली इस बात को डिफेंड ही नहीं कर पाते कि हमें नहीं पता है। ये वही बात हो जाती है ना, आज भी उसके मतलब मॉडर्न ट्रेड तो उसका 1947 में भी दिखता है, हमें फिर से आता है, जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को लेकर दुनिया जाके हवा बातें होती रहती है
लेकिन किसी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की टर्म्स ही नहीं पढ़ी आज तक। मतलब नहीं, यूएन कन्वेंशन बोलते थे पाकिस्तान वाले। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप वापस बोलो ना, हाँ यूएन कन्वेंशन में लिखा है कि यू आर द एग्रेसर, यू हैव टू लीव द इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड, तुम पहले करो ना। तुम क्यों नहीं कहते हो? हम वो आर्गुमेंट ही नहीं कर पाते वापस हमने पढ़ी ही नहीं है। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वो ये एक होता है ना, ये सिविलाइजेशनल मिस्टेक्स बन जाती है फिर हमारे लिए, बहुत भारी पड़ती है हमको। एंड एब्सोल्युटली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे साइड के लोगों में तो पढ़ने लिखने का कल्चर ही खत्म हो गया ऑलरेडी, मुझे लगता है। आई एम सीइंग सम रिवाइवल, बट आई मीन बीच में तो बिल्कुल बिल्कुल घबराहट हो गई थी कि लोग पढ़ते नहीं गए यहाँ पे। सही बात है, किताबें पढ़ना, ये तो मैं भी जनरली हर जगह ये कह रही होती हूँ कि प्लीज किताबें उठा के पढ़ो। या नहीं तो इसीलिए थैंकफुली अब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो पढ़ना नहीं है तो सुन ही लो, साथ में वो रेडियो जैसा हाँ चलता रहे आप एग्जैक्टली, सुन लो। आजकल तो टचवुड इतना कुछ है, मतलब मैं तो पॉडकास्ट से इतना सीख रहा हूँ डेली बेसिस पे। मैं ऐसे बोलता हूँ लोगों को, उस बहाने एटलीस्ट मेरे को पता चलता है कि चलो किस किताब में किस कुछ बात लिखी है, मैं थोड़ा ट्रेस बैक करके एटलीस्ट वेरीफाई तो कर पाता हूँ ना। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि जो सिख हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने काफी किताबें लिखी हैं, उनकी आप किताबें उठाए तो मोस्टली उसमें गालियां पड़ रही होती हैं महाराजा गुलाब सिंह को। वो कहीं नहीं बात करते कि उनके खुद के फैमिली मेंबर्स मरे थे। जब वो एग्जैक्टली, लाहौर इंट्री चल रहा था, कोर्ट इंट्री, उसमें खुद के उनके इतने फैमिली मेंबर्स मरे बिल्कुल। उन्होंने। आपने जैसे कहा, ही वॉज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाइल दीज नेगोशिएशंस वर टेकिंग प्लेस, लेकिन वो कोई बातें नहीं करता। और एक तरफा एक नैरेटिव बना हुआ है, उस पे किताबें लिखी हुई हैं, और दूसरे साइड का कुछ है नहीं। अगर ये डोगरा इतने गद्दार होते सपोजिटली, तो अमृतसर में दरबार साहब के एरिया में ध्यान सिंह बुंगा क्यों था? ये कोई बता दे मुझे। सपोजिट सिख वैटिकन में इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे बुंगा ध्यान सिंह कैसे हो सकता था? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, ध्यान सिंह को किसने मारा, कौन विद्रोह कर रहा था, ये क्यों नहीं बताते? सिंधन वाला जट मिसल जो था वो क्यों विद्रोह कर रहा था, ये क्यों नहीं बताता कोई? तो वही है ना, मतलब मैं किसी मेरे को ये मैं ब्लेम नहीं करता, बट एक ये बड़ा वन साइडेड पिक्चर बना दिया गया है, एंड अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम भी कर दिया गया है। मैं तो बस इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि किसी ने उस तरह की पिक्चर नहीं बनाई कि भाई ये गद्दार ये वो, और हमारे को ऐसे मुच्छे मोड़ते हुए वो ईविल लुक वाले लोग बनाए नहीं। शुक्र, मैं तो पर यही बात गानों करता हूँ। गानों में तो है रोहित, ये गानों में तो अनफॉर्चुनेटली ये वही लोग हैं जिनको नहीं पता है, जो ब्रेन वॉश बैठे हुए हैं पूरी तरह। ये वही लोग हैं जो पूरी तरह ब्रेन वॉश हैं। वरना अगर आप ये सोचो, आप जम्मू पे रेड कर रहे हो, सिख मिसल जम्मू पे रेड करते थे, तो किसका ज्यादा वो बनता है फिर नाराज होने का? मियाँ डीडो रेड तो करते बहुत थे, लड़े प्लंडर थे। करते थे, है ना, बाजार खाली करा दिए थे। अच्छा, जम्मू इटसेल्फ वाज ए रेफ्यूज फॉर पंजाब के लोग। महाराजा रंजीत सिंह देव के टाइम पर ही जब ये सारी पंजाब के क्षेत्र में इतनी जो मतलब इंस्टेबिलिटी आ गई थी, तो जितने ट्रेडर्स थे, पंडित थे, ये कहाँ गए? जम्मू में आके बसे ना। डिस्काउंटेड लैंड, चीप लैंड, फ्री लैंड, घर बना के दिए। आप समझ रहे हैं? दुकानें, हटियां बना के दी। आप व्यापार कर, कर्जे तक माफ कर दिए लोगों के इसी चक्कर में। अच्छा, गुलाब सिंह इसके मामले में उतने ही जबरदस्त रूलर भी, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, क्योंकि ही रियलाइज दैट द स्टेट इज बैंकरप्ट लिटरली। लेकिन वो स्टेट बैंकरप्ट किस वजह से है, उसको बहुत सही तरीके से पकड़ा उन्होंने। अब जैसे शॉल के बिजनेस की बात थी कश्मीर में, और मैं हाँ, मैं आपको इसलिए पूछने सबसे वाली पहले थी आता हूँ उसमें। कि कश्मीर में उनका क्या रहा, कश्मीरी लोगों के साथ उनका क्या रिलेशनशिप था, कश्मीरी सब्जेक्ट्स का, बिकॉज वहां भी इतना मतलब हम तो दोनों तरफ से सैंडविच्ड हैं। एक तरफ से ये हिस्टोरियंस हैं जो कहते हैं गद्दार हैं, और दूसरी तरफ कश्मीर में ऐसा नैरेटिव बनाया कि डोगरे बिल्कुल ही वो जालिम थे और उन्होंने ये किया। एंड जबकि उन्होंने, जब वो कश्मीर जब उनके पास आया, तो आर्थिक स्थिति तो बहुत खराब थी, इकोनॉमिकली बुरा हाल था। उसके पहले और भी ऑपरेशन, काफी ऑपरेसिव रिजीम्स आए हैं। तो सबसे वहां ज्यादा क्या जो रहा? अग्रेसिव रेजीम थी वो अफगान रूल की थी कश्मीर पे। वो उनकी खुद की किताबों में दर्ज है। जो कश्मीरी मुस्लिम जो क्लेम करते हैं, उनकी किताबों में दर्ज है ये बात, सबसे ज्यादा खतरनाक जो, सबसे इनह्यूमन जो रूल था वो अफगानियों का रूल था, उस एरिया पे दुरानियों का रूल था। उल्टा जब रंजीत सिंह के
रंजीत सिंह की अगुवाई में गुलाब सिंह फ्री करते हैं कश्मीर को, देन फर्स्ट टाइम सम सेंस ऑफ स्टेबिलिटी स्टार्ट्स कमिंग इनटू द रीजन। और जब कश्मीर पे आते हैं तो आप ये सोचिए इन ह्यूमैनिटी की हद कैसे पार हो रखी थी कश्मीर के अंदर। खाने के लिए चावल नहीं था लोगों के पास, क्योंकि इतनी वॉरफेयर हो, इतना ब्लडशेड था कि फैमिन पे फैमिन हो जा रहे थे। द किंग at his own darbar's expense takes rise to prevent a famine in the region of Kashmir। सबसे पहले क्या पड़ी थी करने की, क्या पड़ी थी करने की, सोचने वाली बात है ना किसी को। हाँ, बीबीसी तो था नहीं उस वक्त कि वो लिखता रिपोर्ट की हाँ कितना गंदा मारा जाए। एग्जैक्टली ये बीबीसी और ये सब तो थे नहीं करने के लिए, अल जजीरा था नहीं ना। बट आप ये सोचिए उसके बाद ही स्टार्ट्स टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ही स्टार्ट्स इट एंड इट गोज ऑन। उनके आगे के वंशजों में भी चलता है ये। बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। शॉल इंडस्ट्री वाज अ मेस। कश्मीर की शॉल्स बड़ी फेमस थी उस जमाने में भी, लेकिन इट वाज एन एब्सोल्यूट मेस। और सबसे इनह्यूमन कंडीशंस में शॉल वीवर्स काम करते थे। तो ऐसा होता था, आप ये सोचिए स्लेवरी है लिटरली, शॉल बिजनेस वाज स्लेवरी दैट टाइम। क्योंकि जो वीवर था वो कभी दूसरी फैक्ट्री में भी काम नहीं कर सकता था और उसकी कोई सैलरी भी नहीं होती थी। तो महाराजा गुलाब सिंह के अंडर जब वो कश्मीर में काबिज होते हैं और स्टार्ट करते हैं शासन, तो एक्चुअली स्ट्राइक होती है शॉल वीवर्स की। और वो बोलते हैं कि बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है आके। पहली बारी शॉल वीवर्स को आजादी मिली, किसी भी फैक्ट्री में जाके काम कर सकते हो, किसी भी कारखाने के साथ आप जुड़ सकते हो। पहली बारी मिनिमम वेज सेट किया गया शॉल वीवर्स के लिए। और मुझे गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि ये जो अब्दुल्ला फैमिली है, सॉरी टू से दिस, इनकी जो ओरिजिन है वो शॉल फैमिली से ही है। तो इनको तो एहसानों के तले दबे होना चाहिए। और सबसे ज्यादा दुष्प्रचार ये लोग फैलाते हैं। अच्छा, गुलाब सिंह कोशिश करते हैं पर वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। लेटर महाराजा रणबीर सिंह ट्राइज अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स फॉर इंस्टेंस। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स इन द टर्म्स ऑफ क्या उगाना है, क्या रिवाइव करना है। जैसे अंगूर की खेती बड़ी फेमस होती थी एक जमाने में पूरे जम्मू कश्मीर की इनफैक्ट। अभी देखिए अंगूर की बात वापस आ गई ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी। हाँ रोहित, मेरी दादी की भी बड़ी अंगूर की एक बहुत बड़ा उन्होंने लगाया हुआ था, तो मुझे लग रहा है ये कुछ कॉमनैलिटी है कि नहीं, वे- अपेरेंटली इवन इन द वेदास द ग्रेप्स ऑफ कश्मीर वर वेरी फेमस। जम्मू कश्मीर रीजन पूरा, ओह, दे वर कंसिडर्ड द स्वीटेस्ट ऑन द अर्थ, ऐसे ग्रेप्स माने जाते थे। लेकिन वो बिल्कुल डिसअपियर हो गया रीजन से। तो आप जम्मू के लोगों के घरों में क्यों देखते हैं अंगूर? बिकॉज महाराजा रणबीर सिंह एक्चुअली रिवाइव्ड ग्रेप फार्मिंग इन द रीजन। उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि यार दोबारा करते कुछ तो हो। डिडंट सक्सीड बट ही ट्राइड। आप समझ रहे हैं? मतलब ये सोचिए। और ये हॉर्टिकल्चर कहां से है? डोगरों के अंडर आया ना हॉर्टिकल्चर। महाराजा गुलाब सिंह एक प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली जो मैंडेटरी मिलिट्री कंस्क्रिप्शन की उनके जस्ट जाते जाते होती है। बट आप ये सोचिए वो ये भी देख रहे हैं कि मुझे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देनी है किसी तरह, चाहे मेरे मिलिट्री कैंपेन जैसे भी हो। बट मैं लोगों को एम्प्लॉय कैसे करूं इफेक्टिवली, क्योंकि इंडस्ट्री तो कुछ है ही नहीं ना मेरे इसमें। आप इतने सालों बाद जम्मू कश्मीर में कोई गवर्नमेंट आई है लोकल, जिसे मैं बोलूंगा, तो कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। पहले आप एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तभी आपकी कोई इंडस्ट्री फ्लरिश होती है। नहीं तो आज भी लोन है। जब तक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं, इंडस्ट्री किसी स्टेट में कैसे प्रॉस्पर कर सकती है किसी रीजन में? वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, जिसका जो फल है वो आगे तीन राजा महाराजाओं के अंडर देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर को। दैट इज द फार साइटेडनेस ऑफ द मैन। कि अगर मैं सिक्योर बॉर्डर नहीं दूंगा, जिसमें कि चाहे वो कूटनीतिक तरीके से अंग्रेजों के साथ संधियां करके हो, चाहे वो फोर्सेस के मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन से लेके एक तगड़ी फोर्स बनाना हो जिससे कि जो डिफीटेबल ना हो, जो किसी से हारे ना कभी। बहुत कुछ कर रहे हैं ना। अच्छा, डोगरा रूल में बेगारी भी डोगरा नहीं वैसे अबॉलिश करिए, भूल जाते हैं लोग, है ना। वन ऑफ द फ्यू स्टेट दैट डिड नॉट हैव अ टैक्स ऑन सॉल्ट वो जम्मू एंड कश्मीर। पेपर
जब पहली बारी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड डी लाइसेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री कौन सी रीजन में होती है पूरी कंट्री में? सिर्फ दो स्टेट्स में होती है, प्रिंसी स्टेट। वन इज मैसूर, सेकंड इज जम्मू कश्मीर। हाँ। मुझे एक प्रथा याद आ रही है कश्मीरी हिंदुओं में, वो कुछ तो आई थिंक शिवरात्रि के टाइम होता है या कब, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, पर वो अपनी बेटियों को नमक देती थी। हम्म। तो मुझे लग रहा है कहीं वो भी रीजन ना हो कि वो टैक्स फ्री था, इट वाज, आई डोंट नो कितना हाँ, पुराना बिकॉज वो सॉल्ट रिचुअल है। वॉज वेरी एक्सपेंसिव इन द कश्मीर वैली। हाँ। सॉल्ट, पहाड़ों में सॉल्ट कहाँ से आता था? वो माइन से आता था ना। और सॉल्ट माइन्स कहाँ है पूरे रीजन में? सिर्फ मंडी में, और कुछ जम्मू जो उस साइड चला गया उन पॉकेट्स में होता था। तो जस्ट टू ट्रांसपोर्ट सॉल्ट आपकी मतलब जो कॉस्ट होती थी, इतना महंगा होता था। सॉल्ट कौन लाता था? आप अगर याद हो आपको, गद्दी लेके आते थे सॉल्ट, गुज्जर लेके आते थे सॉल्ट, पहाड़ी नमक। हमारे गांव में हमारे पिता तक की ये कहानी है, उन्होंने देखा हुआ है। वो गद्दी उतरते थे ऊंचाइयों से सर्दियों में, तो गद्दी क्या लाते थे? वो नमक लाते थे बेचने के लिए। और वो बदले में क्या लेते थे? वो आटा, मक्की, कणक, ये सब लेके जाते थे, बार्टर करते थे। तुम मतलब 1950s की बात कर रहा हूँ मैं, आपको 50 60s की बात कर रहा हूँ मैं। सो दैट वाज द कल्चर। वो नमक इसलिए इतनी वैल्यूबल थी। पेपर की इंडस्ट्री कौन फ्री करता है? जिसकी वजह से पब्लिशिंग का बिजनेस पहली बार कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में पिकअप होते हैं मैसिव वे। और जो सिर्फ, इनफैक्ट किसी भी ब्रिटिश रूल्ड एरिया में एक्सेप्ट लाहौर, शायद उस लेवल ऑफ पब्लिशिंग देखी नहीं गई कभी जिस तरह की जम्मू कश्मीर में होती है। दैट इज ओनली बिकॉज पेपर वॉज डी लाइसेंस, प्रिंटिंग वॉज डी लाइसेंस इन जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, इंडिया के पहले तो डैम कहाँ आते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, पहला मैसूर में, दूसरा जम्मू कश्मीर में, इंसिडेंटली डिजाइन बाय द सेम कैनेडियन इंजीनियर। आप देख रहे हैं मतलब, फिर अगर इतना कुछ जम्मू कश्मीर, सिल्क मिल, सिल्क का बिजनेस कौन रिवाइव करता है इस रीजन में? डोगरा रूलर्स रिवाइव करते हैं। फिर कश्मीरी सिल्क यूज्ड टू बी वेरी फेमस। सिल्क फैक्ट्री की आज हालत देख लीजिए कैसे कर रखी है पिछले 70 75 सालों में इन लोगों ने। तो मैं क्या बोलूं, मतलब मैं ये इतना अत्याचार किया तो आप भी फैक्ट्री ठीक करवा लो ना। एग्जैक्टली। बहुत सारी तो नई चीजें लाई और इकोनॉमिक इतनी। रिफॉर्म्स तो इतने किए इन्होंने, इतना एक, कश्मीर बिकेम अ शॉल एक्सपोर्टिंग पावर हाउस ओनली बिकॉज ऑफ द डोगरास। उन 1880s में, 1890s में कश्मीरी शॉल यूरोप में ट्रेड फेयर में लग रही है, लिखित रिकॉर्ड है। एंड क्रेज हो जाता है यूरोप में कि हमें कश्मीरी शॉल चाहिए एकदम से, ओनली बिकॉज द डोगरास अलाउड दैट टू हैपन। वरना कश्मीर से शॉल निकालना मतलब कमर तोड़ने के बराबर होता था इंसान के। डेथ पेनल्टी मिल जाती थी अफगानों के अंदर। कितना बड़ा चेंज लाया और किस तरह से प्रमोशन की। और नेचुरली अगर वो शॉल्स बाहर जाके बिक रहे हैं और इतने फेमस हो रहे हैं, तो उसका फायदा वीवर्स को होगा, उस रीजन को होगा, वैली को होगा। एग्जैक्टली। नहीं तो अब कौन, ये क्यों नहीं बात होती है? हम लोग ये चीजें बता ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये सब हमने कागजों में ऐसी दबाई है कि हमको पता ही ना चले। और जनरली जो स्पिन दिया जाता है वो ऐसा होता है कि अब डोगरास जो थे वो हिंदू महाराजा थे, तो नेचुरली अब एक मुस्लिम डोमिनेटेड वैली है, तो अच्छे तो हो ही नहीं सकते ये महाराजा। जो जम्मू कश्मीर की फोर्सेस थी गुलाब सिंह के अंडर, स्पेशली गिलगिट बल्तिस्तान के इतने मुसलमान, शिया मुसलमान होते थे उसका हिस्सा, लोग भूल जाते हैं। आपके लद्दाखी, ये करगिल वाले मुसलमान बहुत हिस्सा थे उसके, जम्मू के मुसलमान थे। अच्छा, मुसलमान के सिर्फ कश्मीर में थे? ये मुझे बताओ ना, कितने गुज्जर थे, मुस्लिम गुज्जर थे जो जम्मू कश्मीर फोर्सेस का हिस्सा इवन अंडर गुलाब सिंह थे। एग्जैक्टली रोहित, यहाँ भी जैसे इंग्लैंड में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग जो मिलते हैं, खासकर मीरपुर और आपका जो पूरा वो क्षेत्र है, हम्म। तो वो तो बहुत मानते हैं महाराजा गुलाब सिंह को। इनफैक्ट उनके घर जाओ तो दो महाराजाओं की तस्वीर तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा हरी सिंह। तो अरे वो ये तो कुछ तो मतलब रिफ्लेक्ट लगता है, करता है। इट इज सो आयरॉनिक, उन्होंने याद रखा हुआ है, हमने नहीं याद रखा हुआ। नहीं, अब महाराजा गुलाब सिंह की समाधि एक कश्मीर में, तो कितने बुरे हाल में। अरे महाराजा, अब जो डोगरा आर्टिफैक्ट्स है ना, बड़ी दुखद हालत में है उसकी, डोगरा पीरियड के। अब एग्जाम्पल के तौर पे,
अगर आप हमारे जो जम्मू में जो आर्ट म्यूजियम है, जो मुबारक मंडी में ही होता था एक टाइम पे, अभी पता नहीं है वो कहाँ बेचारा, वो भी भटकता ही रहता है, उसकी कोई परमानेंट, आज तक परमानेंट स्थान नहीं दिया उसको, बाय द वे, डोगरा आर्ट म्यूजियम को। पेंटिंग्स नॉन एसी इन्वायरमेंट में रख रहे हैं, दैट इज क्रिमिनल टू से द लीस्ट, सबसे पहले तो। एंड दैट टू पेंटिंग्स जो मतलब जिनको स्टडी करने के लिए लोगों ने मतलब डेकेड्स अपनी जिंदगी के बिता दिए। पहाड़ी शैली का जन्म स्थान बाशोली था। लोग भूल गए हैं इस बात को, अभी जीआई टैग की वजह से थोड़ा बहुत लोगों को याद आ गया, लेकिन गुस्सा तो इसलिए आता है कि कश्मीर की आर्ट बना दी एकदम से। खून चढ़ गया देख के मेरा तो। मैंने बोला आपको पता है बाशोली का है? जोग्राफिकली किसी को नहीं पता बाशोली का है। नहीं रोहित, उसका तो एक फॉर्मूला है ना कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है जम्मू कश्मीर में तो वो कश्मीर का है, तब हाँ वो कश्मीर बोलते हैं। और अगर कुछ बुरा हो गया तब वो सडनली जम्मू कश्मीर बोलते हाँ हैं। एग्जैक्टली exactly. फिर वो तब सबके याद आ जाते हैं। केसर की फार्मिंग किसने रिवाइव करी, बाय द वे, स्टार्ट रिवाइव करी इनफैक्ट, वो महाराजा गुलाब सिंह के एफर्ट से रिवाइव हुई थी। किश्तवाड़ में जो केसर की फार्मिंग फेमस हुई वो इसी वजह से तो हुई ना। और तो और डोगराज ने जो कल्चरल रिवाइवल पूरे जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए किया अपने रहते, नॉट जस्ट फॉर हिंदूज माइंड यू, इवन फॉर अदर रिलीजन्स। जो जम्मू का पुराना गेट होता था ना, पुरानी मंडी का, जो अब तो पता नहीं साइडली वो भी कहीं गायब ही हो गया है, तो वहां पर एक बड़ी पुरानी सूफी दरगाह होती थी अपेरेंटली, 11th सेंचुरी के टाइम से, व्हेन द मुस्लिम्स फर्स्ट केम टू जम्मू, वन सूफी पीर केम टू जम्मू। तो वो मतलब उसका एक विशेष ध्यान रखा जाता था गुलाब सिंह जी के दौर के शासन में, एंड इट वाज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। इवन फॉर दैट मैटर, द रिस्पेक्ट अमंग्स द गुज्जर्स, बकरवाल्स एंड अदर मुस्लिम्स ऑफ जम्मू एंड इवन गिलगिट बल्तिस्तान इतना ज्यादा था डोगरास के लिए। एक महाराजा हरी सिंह की बड़ी फेमस स्टोरी मैं बताता हूँ लोगों को हमेशा, कि गाड़ी जा रही थी और बहुत भयंकर जाम हो गया, क्योंकि भेड़ें जा रही थी बकरवाल की, बकरवाल समूह की, और वो खत्म ही ना हो, मतलब इतना सैलाब एकदम जैसे। तो गुलाब ये अपना हरी सिंह जी के ड्राइवर बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि भाई, क्यों हरी सिंह बोलते हैं, "जरा पता तो कर क्या चक्कर है।" तो वो जाता है और फिर देखता है वो ड्राइवर की, अरे ये तो भीड़ ही नहीं खत्म हुई। बोलता है हटाओ हटाओ जल्दी हटाओ। वो बोलता है अरे साहब वो तो अपनी गति से जाती है। अच्छा उसको पता नहीं कि पीछे महाराजा हरी सिंह बैठे हैं गाड़ी में। अब ड्राइवर को गुस्सा आता है, वो ना अपनी बंदूक निकालता है, रिवॉल्वर निकालता है मारने के लिए, धमकी देने के लिए। अब बकरवाल का जो रिस्पॉन्स है ना, दैट इज अमेजिंग टू लिसन। गोली चलानी चला, हरी सिंह दा राज है। ही dares him to do it, not knowing that हरी सिंह is actually seated in the car। ये हरी सिंह का राज है, नहीं बच सकते। ये मेरी कहानी नहीं है भाई, द वे, हमारे जम्मू के ही जो जस्टिस टी एस ठाकुर हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ चीफ इंडिया भी बने जस्टिस। थे, उन्होंने एक इवेंट में कहानी सुनाई हुई है ये। यस। और ऐसे वीडियोस तो मैंने पीओजे के भी देखे हैं, जहां बिल्कुल बूढ़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि डोगरा राज कैसे होता था। और वो ऑब्वियसली अब फेल्ड स्टेट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि उसमें उनकी क्या हालत है। ऑब्वियसली हालत खराब है। तो बोलते हैं कि डोगरा राज में इंसाफ था। एंड ऑब्वियसली एग्जैक्टली। पीओजे की कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है। एंड ऑब्वियसली महाराजा गुलाब सिंह ऑल्दो धार्मिक थे, मुझे लगता है, क्योंकि धर्मार्थ ट्रस्ट उनके अंडर नहीं बना नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ही वॉज डेफिनेटली वेरी रिलीजियस। और इनफैक्ट बहुत सारे टेम्पल्स को रिवाइव किया है डोगराज ने, लेकिन दे वर इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर्स। अब लोग बोलते हैं, मतलब मेरे को तो बड़ी हंसी आती है कि काउ स्लॉटर इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मुस्लिम। आई मीन रियली, रियली, मेरे को तो ये हैरानी होती है, बिकॉज आप भी हो भारत से, मैं भी भारत से हूं। हमको पता है देयर हैव बीन मुस्लिम क्लैंस इन इंडिया जिन्होंने कसम खाई थी कि हम काउ स्लॉटर नहीं करेंगे, वो आज भी नहीं करते हैं। कन्वर्ट होते समय भी उन्होंने कसम खाई थी हम गौ हत्या नहीं करेंगे। आई नो सच मुस्लिम कम्युनिटीज यार। और ये आज की क्रिएशन नहीं है, 600 700 साल पुरानी क्रिएशन है। मेरे मुसलमानों ने गौ हत्या करना बहुत रिसेंटली शुरू किया। दे नेवर स्लॉटर्ड काउस।
इट इज अ नोन फैक्ट। और फॉर दैट मैटर आप ये इधर बंगाल के मुसलमान, बांग्लादेश में तो बीफ तो हमारे यहाँ से मतलब वो स्मगल्ड काउस का ये जो बिजनेस है वो तो ड्रामा है, वहां नहीं खाते थे। देयर इज अ वेरी फेमस स्टोरी बाय शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इनफैक्ट शॉर्ट स्टोरी, जिसमें कि एक मुसलमान जो है उसकी गाय मर रही है लेकिन वो गाय काटने को तैयार नहीं अपनी, बोलता है यही तो मेरा सहारा है, मैं इसको कैसे मार दूं। इमोशनल सहारा है, माइंड यू, नॉट इवन फिजिक इकोनॉमिक, क्योंकि सूखा पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा है। बंगाल फैमिन के टाइम की स्टोरी बनाई थी। दैट टेल्स यू समथिंग, ये कितनी बड़ी क्या बचकानी आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, मतलब मुझे लगता है। मुस्लिम वेलफेयर इंप्रूव हुआ कि नहीं? यस हुआ। लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा कि नहीं? बढ़ा। बेगारी अबॉलिश हुई कि नहीं? हुई। मैंडेटरी कंस्क्रिप्शन भी हटी माइंड यू बाद में, वो भी हटी, है ना। लोगों को व्यवसाय करने के अवसर मिले, मिले। आप कैसे कह सकते हो कहां से डिस्क्रिमिनेशन है, फिर मुझे बताओ। लाहौर दरबार में, मतलब सॉरी जम्मू दरबार में, अपने जो स्टेट था, जे के स्टेट के जो एडमिनिस्ट्रेशन में मुसलमान नहीं थे क्या? बतेरे थे यार, कम ऑन। अच्छा, एक और भी तो जो फैला रखा है कि जी जम्मू में बड़ा जबरदस्त नरसंहार हुआ था मुसलमानों का 47 में। डेटा डजंट बैक इट वन बिट। ये कहानी कहां से फैली है हम सबको पता है। नंबर्स डोंट स्टैक अप, स्टेटिस्टिकली डजंट स्टैक अप। मैंने स्टेटिस्टिकली हैदराबाद के लिए करके देखा था, माइग्रेशन प्रूव हो सकती है, एट बेस्ट माइग्रेशन प्रूव हो सकता है, और कुछ नहीं प्रूव हो सकता है। इतना बड़ा नंबर आप कर ही नहीं सकते ना, जिस तरह का क्लेम करते हो आप, मिलियन। अरे क्या मतलब, क्या वो वेले बैठे थे क्या सारे? कम ऑन। स्पेशली व्हेन मुस्लिम्स वर पार्ट ऑफ द JNK स्टेट फोर्स, आप कैसे क्लेम कर सकते हो इस बात को? इतना दुष्प्रचार, मतलब डोगरा रूल को लेकर तो मतलब, हाँ। सैडली और इवन अभी एक नई किताब आई है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, बिकॉज आई डोंट वांट पीपल टू रीड इट। उसके बारे में मैंने बड़ा मतलब, क्या बोलूं, बहुत एजिटेटेड रिव्यू लिखा था इनफैक्ट स्वराज्य पे। किसी को पढ़ना हो तो पढ़ के समझ सकता है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको अपना ब्रांड बनाना, बनाइए शौक से। आप रूलर को क्यों ब्लेम करते हैं फॉर समथिंग दैट इज नॉट नेसेसरली इन हिज कंट्रोल? और आप फिक्टिशियस स्टोरीज क्यों बना रहे हैं जो प्रूव नहीं हो सकती किसी भी स्टेट आर्काइव के रिकॉर्ड से? तो ये तो तो पुरानी इसमें आदत है। फायदा क्या है रोहित? मैं वही सोच रही थी कि हम तो दोनों तरफ से फंसे हैं। एक तरफ से हमारे पंजाब से जो बातें आती हैं और जो हिस्टोरियंस वहाँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इसको रिफ्यूट करते हैं, लेकिन वहाँ बोल देते हैं कि धोखेबाज थे और ट्रीटी ऑफ अमृतसर ये था वो था, या कश्मीर भी कहता है कि हाँ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो दोनों तरफ से अब सिख्स जो हिस्टोरियंस हैं, बड़ा कंफ्यूजन ये भी होता है कि पहले तो गाली दे देते हैं, फिर कहते हैं जोरावर सिंह एक्चुअली हमारे थे, वो सिख थे। एंड कश्मीर में भी ऐसे कि ये बड़े जालिम थे, जबकि कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई। कोई महाराज, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि महाराजा गुलाब सिंह या उनके बाद भी जो महाराजा हुए उनके अंडर कोई कन्वर्जन हुआ हो या लोगों को भागना पड़ा हो। उल्टा, एज यू हैड सेड इन द बिगिनिंग ऑल्सो, नॉट जस्ट फॉर पीपल ऑफ पंजाब, 17th सेंचुरी से जम्मू तो रेफ्यूजीज ले ही रहा एग्जैक्टली, है, एंड मुस्लिम रेफ्यूजीज भी ले रहा है। एग्जैक्टली। नहीं तो ये तो वही बात है ना कि क्यों कर रहे हैं। अब आप ये सोचिए, आप आज के टर्म्स में मैं बोलूंगा और आप समझ जाएंगे मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूँ। A lot of people will privately and publicly say this, that Jammu is literally the bulwark of defense for India. It is that wall that cannot let a lot of things happen so long as it stands. अब देखिए, ये जो पंजाब में सो कॉल्ड हिस्टोरियंस, इनफैक्ट मैं बोलूंगा जो सीरियस हिस्टोरियन है, उनमें से किसी ने आज तक ये बात नहीं बोली है माइंड यू, चाहे वो किसी भी लीनिंग के हो, लेफ्टिस्ट भी हो, दे हैव नेवर सेड दिस रबिश, बिकॉज दे नो फैक्ट्स डोंट स्टैक अप फॉर दैट स्टूपिड आर्गुमेंट। कौन प्रमोट करता है सबसे ज्यादा ये बात? These are the very same elements who are funded by a certain ideology across the border, जो किसी भी हालत में बदला लेना चाहता है 1971 का, और चाहता है that India bleeds by 1,000 cuts। ये 1,000 कट स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। आइडियोलॉजिकल, एथनिक, रिलीजियस डिवाइड्स क्रिएट करते जाओ कंटिन्यूसली। ये कश्मीर में जो रेडिकलाइजेशन किसने करी है, फैलाई है, वो इसी तरह के प्रोपागेंडा से फैलाई है ना, क्योंकि आपको दिखाना है कि हम तो जी, हम पे ही अत्याचार हुए दुनिया जहां के।
उस समय ये नहीं बताता कि अफगानों ने जो अत्याचार किया वो भूल जाते हैं उस समय सब। तब तो जी हब्बा खातून के गाने सबके आ जाते हैं मुंह पे। हब्बा खातून को किसने मारा किया सब भूल गए, है ना। अच्छा, डेमोग्राफी चेंज कोई नहीं की जैसे आपने बोला। तो ये दोनों साइड पे रेडिकलाइजेशन एजेंसी सेम है बेसिकली। एंड बीच में लेकिन जब तक ये जो रीजन है ना पूरा, ये इनफैक्ट जम्मू से लेके जो लोअर हिमाचल का रीजन जब तक खड़ा है, ये आइडियोलॉजी सक्सीड नहीं कर सकती। थैंकफुली पंजाब में भी इतने बेवकूफ लोग नहीं भरे हुए हैं। दे आर लॉट ऑफ वेरी लाइक गुड पीपल जो दिमाग लगा रहे हैं, जो देख रहे हैं क्या बकवास चल रही है। बट देर इज अ दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर डेकेड्स नाउ। और ये पिछले 20-30 साल में ज्यादा बढ़ी है इनफैक्ट, अगर आपने नोट किया हो तो। पब्लिक मेमोरी में, पब्लिक स्पेस में चीज ज्यादा आई है। एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट फॉर दैट मैटर इवन जम्मू के लोग, आई टेल यू समथिंग, देर इज दिस बिजार बिजार थ्योरी कि लाला लाजपत राय की डेथ पुलिस एक्शन की वजह से नहीं हुई थी। उनको हार्ट अटैक आया था बिकॉज ही हैड सम काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अरे आई अच्छा। एम नॉट किडिंग। ये बकवास भरी हुई किताबों में छापा हुआ है, सर्कुलर रेफरेंस का मेथड बनाया हुआ है। बड़े फेमस पंजाबी सिंगर है बंबू मान, उसने कोट किया हुआ है, एक कॉन्सर्ट में बोल दिया जाके यूके में। यहां से इतना जबरदस्त बैकलैश हुआ, बोलता नहीं नहीं, ये तो मैंने इस किताब में पढ़ा, किताब की फोटो लगा दी उसने सोशल मीडिया पे। एब्सोल्युटली अनवेरिफाइबल क्लेम्स। मतलब कुछ भी चल रहा है। ये आइडियोलॉजी आ कहां से रही ना, इसीलिए समझना जरूरी है। इट्स नॉट दीज गाइस, इट इज बीइंग फंडेड बाय समवेयर एल्स। हम लोग भूल जाते हैं इस बात को बहुत जल्दी। पर रोहित, वो तो एक बाहर का जो एक एक्सटर्नल आप बोल रहे हैं वो तो है, लेकिन हमारी क्या पॉलिसी फेलियर नहीं हुई कि हमारी किताबों में ही महाराजा गुलाब सिंह का कोई मेंशन नहीं नहीं, था? आई एग्री विद यू, जेएनके वो में। बहुत बड़ा फेलियर है। द फैक्ट दैट पीपल अक्रॉस इंडिया डोंट नो दैट देयर वाज अ मैन हु एक्सटेंडेड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया in ways that were absolutely near impossible in the time that it was done. इतनी पॉलिटिकल टर्बुलेंस इंडिया में है, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स है, ह्यूमन रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स है, तब भी ये हुआ है। दैट इट इज वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट मिलिट्री कैंपेन्स एवर इनफैक्ट। मतलब हम लोग बहुत आजकल, आई एम वेरी ग्लैड वो होता है इनफैक्ट। जैसे मार्तंड वर्मा ने कोलाचल में डच फोर्सेस को कितनी बुरी तरह परास्त किया था 1717 में, उसकी बहुत बात होती है। या फिर जब साम्राज्य के लोगों ने श्रीविजय जो इंडोनेशिया में है उस पर फतेह हासिल करी नेवल कैंपेन से। एंड वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दीस थिंग्स एज इंडियंस। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं दैट वी एक्सपैंडेड द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स इन अ वे जिसकी वजह से आज हम हैं जो हैं। लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ दैट कैंपेन। गिलगिट Baltistan could be brought in India only because of the efforts of this man, diplomatic military efforts of this man, वरना कभी नहीं होना था। हाँ, क्योंकि हम बात करते हैं कि हम उसको वापस लेके रहेंगे, लेकिन उसने किसने लाया उसको, उसकी बात हम नहीं करते, उसका हमको वो पता तो ही कर नहीं ही है। नहीं सकते ना। वो मुंह में, उस समय मुंह में वो लकवा मार जाता सबके। मतलब मुझे तो लगता है पता ही नहीं है, क्योंकि जेएनके में ही हमारी बुक्स में नहीं था, तो पूरे मेनलैंड इंडिया में आपने शुरू में कहा था कि पठानिया क्या होते हैं ये आपको समझाना पड़ता था। मेरा भी बड़ा यूनिक सा लास्ट नेम है खजूरिया, तो मुझे बिल्कुल। भी वो हमेशा आइडेंटिटी क्राइसिस रही कि मैं बताती रहूं कि खजूरिया कौन होते हैं, डोगरे कौन होते हैं। तो वही महाराजा गुलाब सिंह के बारे में तो ना इंडिया में कहीं किसी किताब में है, स्कूल के या यूनिवर्सिटी में कहीं उनको सेलिब्रेट नहीं किया जाता ना। नो कि बहुत से ऐसे डायनेसिटीज हैं इंडिया में जिनकी बात नहीं की गई है और अब हो रही है, बट दिस इज क्लियरली वन ऑफ देम जो नहीं, आपके एंड नॉर्थ दैट टू फ्रंटियर आप ये प्रोविंसेस सोचिए वाले। सो क्लोज टू 1947 ये बात हुई है, और हमें ये बात बिल्कुल डिस्कशन में नहीं है हमारे। दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ इट ऑल। ये 1947 के इतने करीब होने के बावजूद हम लोग नहीं याद कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा, एक रीजन और मुझे लगता है क्यों वो नहीं होता है, क्योंकि जम्मू इज अ साइन ऑफ इंडिया कल्चरल कंटिन्यूटी ऑल्सो। मैं कोई उदाहरण देता हूं बड़ा अच्छा। जमवाल वंश जो है वो सूर्यवंशी कहलाता है। सूर्यवंश कौन है? सूर्यवंश है जो राम के अवतार कहे जा जो राम के वंशज कहे जाते हैं, जो इक्ष्वाकु कुल से निकले हैं। आपको पता है लाहौर जो था वो ओरिजिनली लव का शहर था, माना जाता है। उनका नाम, उनके नाम पे लवापुरी था। और कसूर जो भावलपुर में है वो कुश के नाम पे था।
ओरिजिनली रखा गया था, और उनके करप्शन ही लाहौर और कसूर है आज की डेट में। लाहौर में लब का मंदिर था, और ये, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, राजदर्शनी में इसका जिक्र है। इन द वेरी फर्स्ट 2 और 3 पेजेस उस मंदिर का जिक्र आता है लाहौर के किले के अंदर, जहां पे पूजा की बात हो रही है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कल्चरल कंटिन्यूटी। जयपुर का जो कुल है, राजकुल जो है, आमेर का राजवंश जो है, वो भी सूर्यवंशी है। देखिए क्या कनेक्शंस बन रहे हैं। हाँ, एक पूरा सिविलाइजेशनल कनेक्ट समझ में आता है। और इसी को बिल्कुल, तोड़ने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, ये कुछ सेपरेट है, बिल्कुल, अलग है, बिल्कुल। ये तो अब डिफरेंट ये है। पता ही ना चले, इनके बारे में पता ही ना चले, गायब हो जाओ। हम डोगरा पैराशूट कल्चर जो लैंडिंग है, की, हमें अरे बिल्कुल अचानक हम। बिल्कुल, पंजाब और जम्मू के बीच का रिलेशन क्या है, लोगों को तो ये पता ही नहीं है। अच्छा, मेरे एक बड़े अच्छे मतलब अभी हाल फिलहाल में मेरी बड़ी अच्छी बात हो रही थी किसी से, एक वो पॉडकास्टर है, वो बोलते हैं, हम वो कश्मीरी हैं बाई चांस, कश्मीरी पंडित है, बोलते हैं यार पहले ना भाई लोगों को पता ही नहीं होता था कि डोगरे क्या होते हैं, हम सब बोलते थे ये सब पंजाबी हैं, वही डिफॉल्टली सब पंजाबी है बोलते। फिर मैंने बात करी, बोलते नहीं अब मुझे समझ आता है क्यों, क्योंकि आपकी बोली और पंजाब की बोली में एक सिमिलरिटी हम जैसे अनट्रेंड ईयर्स को लगती थी। अब वो अनट्रेंड ईयर, आप समझ रहे हैं कल्चरल कंटिन्यूटी का मतलब क्यों आता है, क्यों है ये? क्योंकि पंजाब की सिविलाइजेशन और जो जम्मू की जो सिविलाइजेशन इथोस है, वो मद्र से आती है, जो शवल कोट, जो सियालकोट है आज का, वहां पे बर्थ प्लेस था इस पूरे एरिया में। किसको ये बात याद है? किसी को? अल्टीमेट बात बताऊं आपको, ये अपने आप को सूर्यवंशी बोलते हैं ना, हमारे जमवाल रूलर जो थे, आपको पता है जो सिखों के आखिरी गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, वो भी अपने आप को सूर्यवंशी और कुश का वंशज बोले हैं। तो ये बात करेंगे तो ये इनकन्वीनियंट हो जाएगी, इसलिए सब दबा दो, इसको विलन बना दो, उसको उसके बारे में उसको दोगला, उसको गद्दार, ये वो कर दो, बस मैटर सॉल्व हो जाएगा। काउंटर प्रोडक्टिव है ये तो बिल्कुल ही। बिल्कुल। तो वही बात है ना, इसीलिए आई थिंक अब आपको समझ आ रहा है कि मैं क्यों इतना वो होता हूं कि क्यों नहीं हम बात कर रहे इतिहास के बारे में, क्योंकि ये चीजें हम बात ही नहीं करते हैं। देर इज सो मच दैट कनेक्ट्स ऑल ऑफ अस इन दिस रीजन। आपका डोगरा अक्षर होता था पहले, जो जम्मू कश्मीर, बाय द वे जो नाम पूरा लिखा था, जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि देश, तो तिब्बत कहाँ था? दिमाग नहीं लगाया किसी ने अभी तक, ये तिब्बत आदि क्यों है? अभी इसके ऊपर बकायदा रिसर्च करना जरूरी है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आई, अब वही है, आर्काइव्स तो पता ही नहीं कहाँ है, क्या किस हालत में है। एंड हमारे जनरल जम्वाल साहब हैं जम्मू के बड़े फेमस, वो तो बोलते हैं, वो तो बड़ा परेशान है इसी बात से कि आर्काइव्स ही नहीं मिलते एक्सेस करने को लोगों को। ही इवन मतलब ही इज बीन अनेबल टू ट्रेस देम फॉर अ व्हाइल नाउ, नहीं, द हम स्टेट आर्काइव। एज वॉइस ऑफ डोगरास रोहित, हमने 2 सेमिनार किए थे जम्मू यूनिवर्सिटी में डोगरा हिस्ट्री के ऊपर। तो वहां के बच्चे बता रहे थे कि अगर कोई इस सब्जेक्ट पे रिसर्च करना चाहता है, या डिपार्टमेंट के लोग बिल्कुल। बोल रहे थे, तो आर्काइव्स वाले बोलते नहीं, वहां सांप है, वहां ये है, आप नहीं जा सकते। मतलब ये हालत है। तो या तो क्या सांप है तो रिसर्च मेरे निकल को के आई डील थी? करने दो ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लाइफ इंश्योरेंस ले लो मेरे से। नो, नो लाइबिलिटी एग्रीमेंट साइन करा लो, मेरे को जाने तो और दो। क्या, हम लैंड ऑफ द नागाज हैं, नाग पूजन करते हैं, हम चले जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, हम रिस्क ले सकते हैं। नहीं बट आप समझ रहे हो ना, मतलब इट इज सो वियर्ड। और ये चीजें मैं तो कहता हूँ कि अगर हम आर्काइव खोलेंगे, देयर इज अ हाई लाइकलीहुड that there was definitely some very deep connection even with the Tibetan lands, at least around the Kailash region, क्योंकि हमें पता है जो जोरावर सिंह जो थे वो कैलाश तक गए थे। कुछ तो बात है, कुछ तो है जो मतलब हमें पता चलेगा। साइनो टिबेटन फोर्सेस को ही हमने फेस किया, डोगरों ने फेस किया था। एग्जैक्टली, फॉर दैट मैटर जो आउटपोस्ट जो ब्रिटिश फोर्सेस की बनी थी तिब्बत में, विच वाज देयर टिल 1958 विद द इंडियन आर्मी आल्सो, इंडियन आउटपोस्ट एक आर्मी की होती थी, वो किसकी वजह से बनी थी? वो जम्मू कश्मीर फोर्सेस की वजह से बनी थी। तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट आउटपोस्ट, मैं ये समझना चाहता हूँ। इट कांट बी जस्ट ऑब्जर्वेशनल, राइट? यस। एंड Tibetans never opposed it, mind you. Foreigners are not allowed inside Tibet. Indians are allowed inside Tibet. एक बड़े फेमस ये एक स्पाई मास्टर थे हमारे देश के, नयन सिंह रावत के नाम से। तो उनको शिमला में अंग्रेजों ने ट्रेन किया था पूरे तिब्बत की कार्टोग्राफी मैप करने के लिए, इनफैक्ट। और वो 3 एक्सपेडिशंस करके आए और किया, बाद में वो अंधे ही हो गए कि वो
सन की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती थी, वो प्रोटेक्शन होता नहीं था उस जमाने में, तो पंडित नयन सिंह रावत के नाम से उनको जाना जाता था। बट पॉइंट इज, इंडियंस वर अलाउड इनसाइड, क्यों? हिंदूज वर अलाउड इनसाइड, क्यों? कोई बताए मुझे, किसकी वजह से पॉसिबल था? नो आंसर्स ना। ये अनलॉकिंग। यही टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स है जिसका आंसर हमें चाहिए, जिसकी रिसर्च नहीं हो रही है। और जो ऐसा ऑलमोस्ट फील होता है कि पर्पसफुली ब्लॉक किया जा रहा है कि आप नहीं एग्जैक्टली, करो। आई एम वेरी सर्टेन कि ये पर्पसफुली ब्लॉक किए गए। इसके रीजंस बहुत हो सकते हैं, शायद सही है मेरे दिमाग में या गलत हो, आई डोंट नो, बट आई एम 100% सर्टेन ब्लॉक किया हुआ है। दुख की बात देखिए ये है, और ये तो इनफैक्ट हमारे स्टेट आर्काइव्स के, नेशनल आर्काइव्स की भी ये कहानी है जो मैंने सुना है, कि फॉरेनर्स आके एक्सेस कर सकते हैं, इंडियन नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं। तो मैं क्या बोलूं, वही हमारे स्टेट आर्काइव्स का हाल है कि लोकल बच्चे नहीं एक्सेस कर सकते हैं, कल को कोई फॉरेनर शायद मिल जाए उनको आराम से। लेकिन वो भी तभी इंटरेस्ट दिखाएंगे ना जब हम इंटरेस्ट दिखाएंगे अपने सब्जेक्ट में। एब्सोल्युटली, मैं आपको वही पूछने वाली थी कि देखिए इसका असर क्या होता है। मतलब अगर आप एक एक कम्युनिटी को लेते हैं, एक रीजन को लेते हैं, उसको आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उसको आप उसके इतिहास के बारे में बात नहीं कर रहे, संस्कृति भी बस हम खुद ही अपने आप से उसको रख रहे हैं, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे कल्चर हो, हम उसको अपने से बचा के रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तो डुगर चैनल भी नहीं है कि जिस चैनल पे हम, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। नहीं नहीं, तो बिल्कुल व्हाट डज इट डू टू आवर साइकी? मतलब भारत का तो नुकसान होता ही है, मुझे लगता है भारत का भी नुकसान होता है, बिल्कुल। एवरीबडी, एवरी नेशनलिस्ट, एवरी पेट्रियोटिक इंडियन का नुकसान है इसमें, देश का नुकसान है। लेकिन दोनों चीज बताइए, उनका क्या नुकसान होता है, और खासकर इस संभाग के लोगों की साइकी पे क्या होता है कि आपने बिल्कुल उनको, यू हैव रॉब्ड देम ऑफ देयर हिस्ट्री एंड देयर हेरिटेज एंड एवरीथिंग, मूवेबल साइट से लेके, बिल्कुल। मतलब मूवेबल चीजों से लेके इमूवेबल हेरिटेज, एवरीथिंग यू हैव डिस्ट्रॉयड। नहीं दीदी, आपने बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट जो कॉमन नुकसान दोनों साइड से हो रहा है, जो बहुत खतरनाक है, द ब्रेक इन द सिविलाइजेशन कनेक्ट, और उसके पीछे क्या, उससे क्या उत्पन्न होता है? आपको यही लगता है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक टाइप के लोग रहते हैं? सबसे पहली बात, डाइवर्सिटी का कोई ज्ञान नहीं है आपको। ये हमारे जो ये रोज हर दूसरे दिन जब कोई क्रिकेट मैच में जम्मू में, मतलब कश्मीर में जबरदस्त सेलिब्रेशन, भारत की विक्ट्री, अबे जम्मू में होगा मेरे भाई, मतलब मैं बोल बोल के थक गया खुद। अच्छा, सबसे बड़ी बात, मतलब ये दुष्प्रचार इसलिए आता है। आई वॉज ऑन अ पॉडकास्ट विद अ वेरी फेमस यूट्यूबर चैनल, जो उनका बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाते हैं अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर, हेरिटेज। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली। मतलब कश्मीर में आप कभी देखना, जब जम्मू के लोगों को टारगेट किया था कश्मीर में, किलिंग की थी, तो क्यों की थी? बिकॉज एक सर्टन माइंडसेट के लोग हैं जो इनको पूरी तरह आउटसाइडर मानते हैं वहां पे। उनके लिए ये लोकल नहीं है किसी भी एंगल से, दैट इज वेरी क्लियर। अगर आप, अच्छा, लेकिन अक्रॉस द रावी या अक्रॉस द झेलम बोलो, आप इधर आ जाओ, अगर लोगों को पता ही नहीं है कि जम्मू में ऐसे भी लोग होते हैं, तो आपको तो, देन दिस होल नैरेटिव दैट जम्मू कश्मीर इज अ मोनोलिथ एंड मे बी देर इज सम लेजिटिमेसी टू दिस डिमांड ऑफ सिसेशन, ये जो डेंजरस प्रोपागेंडा है ना, ये सक्सीड होने लगता है। मुझे अभी, आपको तो याद होगा दीदी, मेरे को भी याद है 2010 के आसपास ये बात बड़ी एकदम से पता नहीं कहां से आउट ऑफ द ब्लू एकदम आने लगी थी नेशनल डिस्कोर्स में। मे बी कश्मीर, इट इज बेटर ऑफ इवर नॉट, इफ कश्मीर वॉज नॉट पार्ट ऑफ इट। हम्म। एकदम से उड़ के आ गई बात कहीं से एंड बिकेम वेरी मेन स्ट्रीम। एंड बाय दैट कश्मीर, माइंड यू, पूरे जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे वो लोग, इंक्लूडिंग लद्दाख। कैन यू सी हाउ डेंजरस दैट गेम इज? ये आप 2010 बोल रहे हैं? 2008-10 के बीच की बात कर रहा हूं मैं, जस्ट आफ्टर अमरनाथ एजिटेशन, एंड मतलब अब लगा लीजिए, स्पेशली जब ये पत्थरबाजी का रिकॉर्ड सारे तोड़ दिए थे कश्मीर वैली के अंदर। राइट राइट, मुझे याद आ रहा है कि एटोनॉमी वगैरह की बात होना शुरू हो गई थी। वो ज्यादा ही आई हो रही थी इनफैक्ट। हैड जस्ट मूव टू इंग्लैंड, और हाई कमीशन के सामने, इंडियन हाई कमीशन के सामने एक प्रोटेस्ट था। उसके लिए मैं कैसे तो नहीं थी मैं शहर में, बट मैप वैप देख के निकाल के आई हैड रीच, बिकॉज पूरे जम्मू कश्मीर की बात हो रही थी। एंड आई वाज लाइक, हु आर यू टू डिसाइड कि हम, हमें क्या होना चाहिए, कहाँ एग्जैक्टली। जाना चाहिए?
डिसीजन हैज बीन मेड, इट्स डन विद। आप फिर से वो बातें कर रहे हैं। ये बिल्कुल 2010, मुझे याद है कि वो प्रोटेस्ट मुझे अच्छे से याद है, यहाँ इंडियन हाई कमीशन के सामने हुई थी कि नहीं, ऑटोनॉमी की बात नहीं होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की। नहीं बिल्कुल, एंड ये नैरेटिव क्यों सक्सीड हो पाया कुछ हद तक, वो इसी वजह से सक्सीड हो पाया है। एक हमारी आपकी एक कॉमन फ्रेंड भी है, वो कश्मीरी पंडित ही हैं। वो एक बड़ी अच्छी बात बोलती है मैं सबसे पहले ना जम्मू कश्मीर का मैप खोल के दिखाती हूँ लोगों को। कश्मीर वैली इज जस्ट 17% ऑफ द लैंड मास ऑफ द स्टेट, फॉर हेवन सेक। इतनी मीडिया लाइट देने की कोई जरूरत नहीं है सीजन को। शी इज वेरी क्लियर अबाउट इट। बोलती इसी वजह से इन सबके दिमाग खराब हो रखे इज द वे शी पुट्स इट। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह की हम बात कर रहे थे, उनकी समाधि वहां पर है। बहुत बिल्कुल सारे उनके बनाए हुए या धर्मार्थ ट्रस्ट के उन्होंने क्रिएट किया था, उसके बिल्कुल अंडर के बहुत सारे मंदिर हैं। बहुत सारी अभी भी जो हिंदू पॉपुलेशन जो कश्मीर में है, उसमें काफी हद तक तो डोगरा राजपूत है, क्योंकि एग्जैक्टली वो महाराजाओं के समय से आके बसे हुए हैं, उनको बिल्कुल जमीनें दी बिल्कुल। गई, नहीं, आफ्टर। और आप जम्मू कश्मीर के कैसे कल्चरल लिंक्स अक्रॉस द रीजन, इनफैक्ट मैं बताता हूँ आपको। गुरखा सोल्जर्स हमारे यहाँ पे बाकायदा नौकरी करते थे। गुरखा रानी थी, हम भूल जाते हैं। बिकॉज ऑफ विच, इनफैक्ट डॉक्टर करण सिंह had a considerable influence on the Nepal royal family also because of that link later as well, है ना। हम ये बहुत भूल जाते हैं। वन ऑफ द बिग बेनिफिशियरीज इनफैक्ट 1940, ये अपने ये आर्टिकल 370 के वाटर डाउन के बाद जो उम्मीद सबसे ज्यादा जागी थी जिन लोगों की, उनमें से एक तो गुरखा थे जो जम्मू में रहते हैं आज भी। लोगों को ये पता ही नहीं कि गुरखा है जम्मू के अंदर मतलब इट इज सो वियर्ड। वन ऑफ माय फेवरेटेस्ट इंस्टाग्रामर्स राइट नाउ इज अ मैन कॉल्ड सुमित थापा ऑफ जम्मू, एंड ही स्पीक्स बेटर डोगरी देन आई एनी गिवन डे। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब ही वो जम्मू है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ जम्मू। वी आर द होमलैंड ऑफ रिफ्यूज, वी आर द होमलैंड ऑफ दैट कल्चरल मिक्स। वो इसीलिए जम्मू कश्मीर बन पाया क्योंकि हम लोगों को डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करना आता था। गिलगिट बल्तिस्तान के एरिया में अब 1947 में आप ये सोचिए, अगर पाकिस्तान में जाने देते तब, गिलगिट बल्तिस्तान तो खैर जो हुआ तो हुआ। अगर वन ऑफ द की रीजंस व्हाई वी डिड नॉट, व्हाई द महाराजा वाज नॉट कीन, ये मेरी बात नहीं है, लेफ्टिस्ट स्कॉलर्स की बात बता रहा हूं मैं। प्रेम शंकर झा जो एज लेफ्ट एज यू कैन गेट जर्नलिज्म और एकेडमिक्स में, प्रेम शंकर झा, उसकी लिखी हुई बात है कि कश्मीर में एथनिक वायलेंस बहुत भयंकर होती है, और सेक्टेरियन वायलेंस का तो आप पूछो ही मत क्या हाल होता। मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट होने के बावजूद शिया सुन्नी इस्माइली आगा खानी, सबसे पहले तो गुज्जर बकरवाल सब एक दूसरी गर्दन काट रहे होते। ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट। और महाराजा हरि सिंह को पता थी कि भैया ये, ही रियलाइज दैट ही कुड सी 1931 में महाराजा हरि सिंह वाज वेरी क्लियर। उन्होंने इंग्लैंड में जाकर बोल दिया कि आवर फ्यूचर लाइज विद एन इंडिपेंडेंट इंडिया, अ स्ट्रॉन्ग वाइब्रेंट इंडिपेंडेंट इंडिया। वो पची नहीं बात लोगों को खैर वहां पे। तो वो तो सब जो सारा गेम चला तो चला ही, लेकिन उन्होंने इंडिया, उस समय तक ये क्लियर हो गए थे इंडिया विल बी अ मल्टी कल्चरल मल्टी रिलीजियस नेशन एंड इंडिपेंडेंट इंडिया, ये तो क्लियर हो गया था ना। तो उन्होंने इंडिपेंडेंट रहना क्यों नहीं स्वीकार किया फिर? बिकॉज ये रियलाइज कि ये एक सिचुएशन बन सकती है कल को। तो इट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल दैट वी आर पार्ट ऑफ सच ए सोसाइटी, अ नेशन। और कल्चरली तो पता ही था कि हम सब एक हैं। उनके लिए तो उसमें कोई दो राय तो थी ही नहीं ना। तो वही कल्चरल कनेक्ट को तोड़ने के लिए या उस सिविलाइजेशनल कनेक्ट को तोड़ने के लिए तो बहुत चीजें की गई। अभी बिल्कुल आपने कहा कि उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में ये स्पीच दी थी, उसकी भी मैंने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुन ली हुई है कि नहीं, ऐसी तो कभी उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, ये बाद में खुद ही बन के आया है। तो मतलब इतनी आई एम थ्योरीज। वेरी ग्लैड यू ब्रॉट दिस। दीदी मैं ना एक छोटा सा ब्लॉग चलाता हूँ ना, आई विल शेयर द लिंक विद यू, प्लीज शेयर कर देना। यस। मैंने 3 हफ्ते लगा के अपनी सारी मतलब 3 हफ्ते अपनी जिंदगी गवा के लिटरली 1931 की राउंड टेबल स्पीचेस पढ़ी, स्कैन मारी, और मैंने महाराजा हरि सिंह की ढूंढ के निकाली एक स्पीच, और मैंने वो डाली हुई है।
उसकी फोटो को मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाला हुआ है, जिसको पढ़ना है पढ़ ले, वेरीफाई कर ले जाके। कॉमनवेल्थ ऑफिस के रिकॉर्ड्स जो इतनी मुश्किल से आप स्कैन कर पाते हो ऑनलाइन, क्योंकि वो इतने सारे वो फोटो कॉपी साइक्लोस्टाइल्ड पता नहीं क्या क्या ड्रामा हो रखा है उनको, मतलब आप कंट्रोल एफ करके भी नहीं पढ़ सकते पीडीएफ होने के बावजूद, समझ रहे हो ना आप समझते हो ना मतलब कितना प्रॉब्लम होती है। तो बकवास दुनिया की, दैट इज वाई आई एम वेरी इंसिस्ट हमेशा लोगों को, मैं इस जिद पे अड़ा हूं कि लोग पढ़ें इतिहास। अब मैं आपको वही कल्चरल कंटिन्यूटी की बात करते हैं ना, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली ऑब्जर्व करी है। एक कवि होते थे, कवि गंभीर, हमारे नूरपुर के साइड पे गंभीर राय करके। तो उन्होंने एक कविता लिखी थी एक पठानिया राजा के ऊपर, कि जगत सिंह को लेके, जो पठानियों के मतलब सबसे मतलब गोल्डन एज जो पठानिया रूल की मानी जाती है नूरपुर। एक अपने दत्त कवि होते थे जम्मू में, कंटेम्प्रेरी, जस्ट लाइक 50 साल का गैप है आपस में, आई वुड से, इसलिए कंटेम्प्रेरी बोल रहा हूँ। एक उन्होंने महाराजा रंजीत सिंह देव के कैंपेन के ऊपर एक बड़ी जबरदस्त पोएम लिखी हुई है, कविता लिखी हुई है, एंड आई रिसेंटली ब्लॉग्ड अबाउट इट। मैं शेयर भी करूंगा, जिसको पढ़ना होगा कोई मेरे से मांग सकता है, आई कैन शेयर दैट बुक इटसेल्फ, जो बाई चांस जम्मू कश्मीर ललित कला अकेडमी की छपी हुई, गायब हो चुकी है अब सब जगह से, बाई चांस किसी ने आर्काइव पे डाल रखी है, थैंकफुली इंटरनेट पे आर्काइव डाली हुई है। मैंने आपके साथ शायद वो बुक भी शेयर करी है, ललित ग्रंथावली के नाम से। दोनों का ना दीदी राइटिंग स्टाइल सेम है लिटरली, एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज, गुरु गोविंद सिंह जी के जो लेखन का तरीका है बिल्कुल उससे मैच करता है। जो उन्होंने ब्रज में अपनी किताब अपने ग्रंथ लिखे बाद में, तीनों का राइटिंग स्टाइल, जो रूल्स ऑफ राइटिंग थे, आप सोचिए ब्रज भाषा में इतने स्टैंडर्डाइज थे उस समय पोएट्री लिखने के, कि तीन लोग 125 साल के गैप में एक जैसे तरीके से पोएट्री लिख रहे हैं। उसमें सिवैया भी है, उसमें चौपाई भी है, उसमें दोहरा भी है। अनबिलीवेबल। दिस इज द काइंड ऑफ हिस्ट्री रिसर्च वी शुड हैव पब्लिकली। भैया एब्सोल्युटली। पढ़े तो सही। मैं तो हिस्टोरियन भी नहीं हूं ट्रेंड। मैं तो कह रहा हूँ जो ट्रेंड हिस्टोरियन है वो कर क्या रहे हैं फिर हमारे लोग। एंड दिस इज, ये मेरी शिकायत का पॉइंट है फ्रेंकली। आपको हम मिले थे, आपको याद होगा, जम्मू यूनिवर्सिटी में, और मैंने ये बात मैं तब भी बोली थी कि मेरे को ये किताबें ही नहीं मिलती, ये लोग ही नहीं मिलते पढ़ने वाले। मतलब कमाल, टेंशन हो गई मुझे तो मैं सोचता हूँ। और वही मैं पीछे किसी बुक वहां पे एक वहां के एक छोटे से पब्लिशर से मैंने बात करी, हु इज ट्राइंग टू ब्रिंग बैक सम ऑफ दिस बुक्स। बोलता है कि यार खरीदने वाले ही नहीं मिल रहे मुझे। कितना वियर्ड सिचुएशन है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ना पढ़ने वाले हैं ना लिखने वाले हैं। जो डिपार्टमेंट बनी हुई है यूनिवर्सिटी में, ओह, उनके तरफ से भी कोई ऐसा रिसर्च बाहर नहीं आ रही। अरे दीदी इतने मेरे को सॉरी टू से, हाँ मैंने कुछ रिसर्च पेपर सो कॉल्ड पढ़े हुए हैं इनके, रोना आ गया था मुझे पढ़ के। मैंने बोला इससे अच्छा तो मतलब 9 साल के बच्चे लिख सकते हैं हिस्ट्री के नाम पे। मतलब आप कुछ नया तो लेकर आओ, आप रिसर्चर क्यों हो अगर आप नया नहीं ला सकते हो कुछ तो उससे अच्छा तो पेपर मत ही छापो, मतलब मैं तो ये कहता हूँ, आप ये एग्जैक्टली, फॉर्मेलिटी मत करिए। एग्जैक्टली। आप कल्चरल कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे रोहित, उससे मुझे याद आया कि महाराजा गुलाब सिंह वो somebody जिन्होंने जब अपनी पलटनों के भी नाम रखने थे, ही डिड नॉट यूज जो रेगुलर इंग्लिश के शब्द होते हैं उनका बिल्कुल प्रयोग नहीं। नहीं किया उन्होंने। संस्कृत, आई मीन रघुनाथ पलटन, गोवर्धन पलटन। अरे बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए कितना कनेक्ट। क्योंकि देखो सबसे पहले तो रघुनाथ जी तो इसलिए क्योंकि वो सूर्यवंशी हैं खुद, हम्म। है ना। अच्छा, अपने जो जोरावर सिंह थे जो, वो कलूर के थे, बिलासपुर जिसे बोलते हैं आज, कलूर उसका पुराना नाम होता था, अब मुझे याद आया उनका पूरा नाम। वो कलूर के क्यों लेकिन थे, ओरिजिनली तो थे वो हमीरपुर के, जो कांगड़ा में पड़ता है। क्योंकि वो कलहूरी रानी जो थी जो गुलाब सिंह जी की पत्नी थी, उन्होंने उनका अपना धर्म भाई बना लिया था, अच्छा। इसलिए वो कलहूरिया हो गए। हम्म। आप देख रहे हैं, लेकिन अब नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट थ्रेड ना जो मैं बोल रहा हूँ। बिलासपुर जो जम्मू से इतनी दूर है ज्योग्राफिकली, रोटी बेटी का रिश्ता है जम्मू के साथ। दैट टेल्स यू कल्चरल कंटिन्यूटी थी ना इस क्षेत्र की। तो लोग रियलाइज क्यों नहीं करते ये बातें। और
एक चीज और बताइए रोहित, वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। अभी 21st को जैसे हमने काफी बार दोहराया कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और मैं आपको एक बार कहूंगी कि एक बार फिर से आप थोड़ा सा समराइज कीजिए कि स्टेलर अचीवमेंट्स क्या थे महाराजा गुलाब सिंह के। आपको लगता है भारत में कहीं भी ये बात रजिस्टर होगी लोगों के दिमाग में कि ये उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, इतनी बड़ी एक स्टेट बनाई? मतलब अगर महाराजा गुलाब सिंह नहीं होते, या डोगरास नहीं होते, या उनके फोर्सेस में जितने लोग भी थे, तो जो हम कहते रहते हैं कि भारत का ताज है, भारत का ताज है, वो ताज ही नहीं होता। तो ये क्या रजिस्टर करेगा 21st को किसी को? क्या कोई सेलिब्रेट करेगा? कोई इसके बारे में बात करेगा, आपको लगता है? ये ना बड़ा बड़ा कठिन प्रश्न है। इसके पीछे कारण मैं आपको बताता हूँ। हमारे जम्मू में ही सबसे पहले तो इस दिवस को मनाने के लिए उस स्तर पे ना हम देखते हैं प्रयास होता था। अभी पिछले 5-6 साल में थोड़ा मतलब जागृति आई है इस विषय पे कि नहीं, एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हमारी संस्कृति को एक ऐसी पहचान दी, एक ऐसा आयाम दिया कि हम अगर हैं कुछ तो हम उस वजह से ही हैं शायद। तो वो एक होता है ना, पुनर्जागरण तो है, लेकिन वो जो एक बीच में गैप आ गया ना, बहुत बड़ा गैप आ गया समय का, तो उसकी वजह से तो पहली बात तो जम्मू की पहचान ही गायब हो गई। लेकिन वी हैव टू कम बैक, जैसे आपने शुरू में बात बोली थी, टू विजिट आवर स्टोरीज ऑफ एंड आवर स्टोरीज ऑफ विक्ट्रीज नॉट डिफीट्स। जब तक कि हमारा ये माइंडसेट डिफीटिस्ट से विक्टोरियस की तरफ नहीं जाएगा, तो हमारी ये मंशा नहीं बदलेगी कि हम तो सिर्फ हारे हैं, और इसकी बात होगी कि हमने इतनी बड़ी बड़ी जंगों में फतेह हासिल करी है, ऐसे ऐसी उपलब्धियां हासिल करी हैं मिलिट्री सैन्य तौर पे, जो आज भी सोचना बहुत मुश्किल है। अगर आज आज हम बात करते हैं लोगों की कि पीओजेके के ऊपर दोबारा मतलब रीऑक्यूपाई मिलिट्रीली, अगर आप किसी मिलिट्री एनालिस्ट से, वॉर एक्सपर्ट से बात करोगे, वो बोलेगा भैया कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो गुलाब सिंह और उनकी फोर्सेस ने करके दिखाया। उस समय की बात कर रहा हूं मैं जब ये सब मॉडर्न वॉरफेयर भी नहीं थी। दूसरी बात, एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी तो दी ही, इस रीजन में एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कंट्रीब्यूशन ये किया कि उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को भी एक सीमा के आगे नहीं बढ़ने दिया अपनी कूटनीति से। अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कॉलोनी बन जाती अंग्रेजों की, या कश्मीर वैली में भी बन जाती फॉर दैट मैटर, इसमें गुलाब सिंह का बहुत बड़ा रोल था भाई द वे। कश्मीरियों के जब उन्होंने वो ट्रीटी ऑफ अमृतसर वगैरह साइन करी, ही ensured that the British also forfeited the right to get property in the state, mind you। वो उसके 10 साल बाद तो जो अंग्रेजों ने रोना शुरू किया कि ये हमसे कितना बड़ा ब्लंडर हो गया है, बिकॉज दे रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट इमीडिएटली। गलत आदमी को बैठा दिया। एग्जैक्टली। उस तरह की दूरदर्शिता कि उन्होंने नॉर्दर्न चेक दिया ब्रिटिश फोर्सेस पे, ज्योग्राफिकल चेक बना दिया, और उसको सस्टेन करवाया लेटर उनकी उनके वंशजों ने भी। ये अपने में एक ऐसी अचीवमेंट है जिसको कोई नहीं समझ पाएगा अनलेस यू आर अ मिलिट्री एक्सपर्ट, क्योंकि ये एक मिलिट्री टैक्टिक है। इट्स नॉट कूटनीतिक से ज्यादा कि मिलिट्री टैक्टिक थी। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जनरल्स एंड रूलर्स ऑफ आर टाइम्स फॉर श्योर। जब तक हम ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, जोरावर सिंह की बातें तो अब लेजेंड बन गई है लिटरली आर्म फोर्सेस के अंदर, लेकिन गुलाब सिंह का जिस दिन लेजेंड बनेगा ना, और उसके पीछे मेरा तो चलो बहुत ही छोटा सा रोल है आई वुड से, लेकिन जो हमारी जो अपनी शख्सियतें हैं ना जम्मू की, जो प्रखर रूप से आगे हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे हमारे बड़े बड़े एक्टर हैं आजकल इतने फेमस हो रखे हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन इतने फेमस हैं, हमारे राइटर्स फेमस हो रहे हैं, हमारे मूवी मेकर्स हैं, है ना। वो जब तक गुलाब सिंह की अहमियत या गुलाब सिंह के दौर की बात नहीं करेंगे, तब तक इस देश में लोगों को ये बात नहीं समझ आएगी गुलाब सिंह का क्या योगदान है
जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, सिर्फ पूरे भारत के लिए। और जिस दिन ये, मेरा मेट्रिक बहुत सिंपल है एंड इट साउंड्स क्रूड, चाहे वो कैसी भी बने, लेकिन जिस दिन महाराजा गुलाब सिंह पे पिक्चर बनेगी ना, या टीवी सीरियल बनेगा, मैं आपको दावे से लिख के दे सकता हूं, उस दिन जिस तरह भारत जागेगा ना गुलाब सिंह जी के लिए, तो आप सोच भी नहीं सकते हो। जम्मू को ऐसी पहचान मिलेगी, आप हैरान हो जाएंगे हम सब। लेकिन वो करे कौन? वो मुहिम छेड़े कौन? ये एक सवाल है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरा मुझे विश्वास है कि ये होगा। क्योंकि जिस तरह का बदलाव पिछले 5 साल में जम्मू में खासतौर पर आया है, राजनीतिक एक जागरण आया है, जिसको देख के महाराजा गुलाब सिंह आज स्वर्ग में या जिस भी लोक में हो, वैकुंठ में हो, वो प्रसन्न बड़े होंगे कि चलो लोगों में जागृति तो आई मेरे भाई आखिरकार। और जिस तरह की एक प्राइड वापस आई है ना हमारे लोगों में, आने शुरू हुई है थोड़ी, अपनी संस्कृति को लेके, विरासत को लेके, इतिहास को लेके, धीरे धीरे आ रही है, पर आएगी, अब वापिस आएगी। और वो जिस दिन है ना शिखर पे पहुंचेगी ना, दैट इज व्हेन द रियल गोल्डन एज ऑफ जम्मू विल स्टार्ट, द रियल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह विल कम टू द फोर। तो अब आप जैसे लोग हैं जो उसमें बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं अभी, मैं मानता हूँ। एंड प्लीज कीप एट इट, मैं तो बस आपसे ये प्रार्थना कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो हाँ, बड़ी मैं खुशी भी देते हैं। नहीं, हमारा तो रोहित, मैं आपको ये पूछने वाली थी कि हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो बड़ी चीजें आपने जो बोला मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैं भी सोचती हूँ किस दिन कोई मुंबई से कोई डायरेक्टर उठा ले, ये उसको समझ आ जाए ये क्या स्टोरी है। मैं तो सोचती हूँ लैंडस्केप क्या होगी, माउंटेन्स, अरे वहां आप वॉरफेयर कर रहे हैं, सच हैंडसम बिल्कुल। वॉरियर्स, इतनी सुंदर वहां की नार जो बोलते हैं, अरे ब्यूटीफुल बिल्कुल विमेन, और कितनी स्टोरीज, इतनी मतलब जबरदस्त इसका ये बन बिल्कुल सकती है, बिल्कुल मूवी बन बिल्कुल। सकती है। नहीं जिस एंड दिन वो बन गई तब तो आपकी बात सही है। बट टिल देन ऑन आवर लेवल हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने इसलिए एक सोचा बहुत कि अच्छा आपसे सवाल बात है जी, करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक दो तीन चीजें जो फंडामेंटली हमसे छूट रही हैं इस समय, डोगरों से खास तौर पे मुझे लगता है, और मुझे मित्र के तौर पे तो आप देखते ही हो, बच्चे के तौर पे ही देखो अपने जम्मू के, कि मैं तो हूँ ही बच्चा, मैं तो बड़ा ही जम्मू में थे वो तो मैं नहीं तो नहीं, बोलता हूँ मैं बिल्कुल, जम्मू के बच्चा आप हूँ। हैं ही सन ऑफ सॉइल। हाँ, तो मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे लोगों को ना लिखना पढ़ना दोबारा शुरू करना है, और बड़े एक्सटेंसिव तौर पे। सब स्टैंडर्ड रबिश विल नॉट बी टॉलरेटेड, हमारी पॉलिसी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहनी चाहिए। हमारे लोग वैसे ही बड़े नो नॉनसेंस लोग हैं, बकवास हम झेलते नहीं, है ना? तो हम ये बेकार एकेडमिक्स क्यों झेल रहे हैं? सबसे पहले तो वहां पे हमें मतलब एक वो एक लेवल ऑफ डिस्कोर्स उठाना पड़ेगा वहां पे, वो एकेडमिक सर्कल्स में। लेकिन वो कहाँ से शुरू होगा? हमारे बच्चों से शुरू होगा, एंड आई एम वेरी होपफुल अबाउट। देखो हमारे बच्चे ना अभी गवर्नमेंट एग्जाम के चक्कर में फंसे हुए हैं, सबसे पहले तो उनको वहां से निकालो। मैं तो कहता हूँ प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप पुश करो, इतनी दुनिया जहाँ की स्कीमें है ना, केंद्र सरकार की, स्टेट गवर्नमेंट की, एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, स्टार्टअप्स को लेके फंडिंग है, बिना कर्जे के लोन मिल जाते हैं, शुरू करो। अपनी प्राइड रिवाइव करने के लिए अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ रिवाइव करो सबसे पहले, तो उसके लिए इंकरेज करो। छोटे बच्चे जो स्कूल के हैं, उनमें कल्चरल जागृति कैसे लाई जाए, एक्सपोज देम टू दोस फैसेट्स ऑफ आवर कल्चर जो गायब होते जा रहे हैं अदरवाइज। अब जैसे रुद्र का जो त्योहार होता था, कहाँ हो रहा है? उस स्तर पे होता ही नहीं जो आज से 70 साल पहले होता था। हमारे बच्चों को हम रिवाइव क्यों नहीं करवा सकते वो? होता ही नहीं रोहित। अभी नवरात्रों में जम्मू पूरे संभाग में, रीजन में, हमारे डोगरों में नवरात्रों की जो यूनिक स्टाइल ऑफ सेलिब्रेशन है, वो उसमें कान सखियां बनती है, जिसमें बिल्कुल लड़कियां सारी गांव की, उसमें से कोई एक पचैलन बनती है, वो पूरे गांव से पैसे इकट्ठे करते हैं, वो पूरी माता बैठाते हैं, दीवार पे सजाते हैं कॉइन से, कौड़ियों से। तो अभी उसके बारे में मैंने लिखा है, लेकिन उसकी पिक्चर सोर्स करने के लिए मेरे गांव के अलावा मुझे कहीं मिल ही नहीं रही है, क्योंकि अब जो अरे हमारी आपने संस्कृति गांव इतनी में रह गई है। जबरदस्त बात बोल दी ना दीदी, आपने मेरा दिमाग ना खनका दिया एकदम से। मैं को बुरा मत मानना, हरियाणा में एक प्रथा होती है सांझी माता की पूजा की, इसी तरह की। देखो। जो पुआड़ का क्षेत्र, जो पंजाब और हरियाणा के बीच में जो कल्चरल क्षेत्र जो आता है, वो सेम औरतें इकट्ठी हो रही हैं, दीवार पे सांझी माता की छवि बना रही हैं, सिक्कों से, ईंटों से, वो अपना गाय के गोबर से पहले वो पात के दीवार पे। तो एकदम। यार, अरे मेरे दिमाग में हाँ खड़क गया, मैं बोला यार ये तो मतलब कमाल। एकदम से सॉरी, मतलब मैं झटका खा गया एकदम से दिमाग में। हाँ, बिल्कुल यही है, उसको कौड़ियों से, सिक्कों से सजाना, मतलब मेरी माँ तक सीखो ने की जो किया हुआ है आरती वो। होती है, हाँ। बाप रे वो, अरे यार तो ये चीजें जब तक हम करेंगे नहीं ना, मतलब कमा,
अच्छा, हम लोगों को अपनी जो कल्चरल यूनिकनेस है ना उसमें भी प्राइड लेना सीखना पड़ेगा, और वो बच्चों में भी डालनी पड़ेगी। अब वो कैसे होगा? फेस्टिवल्स, यस, उनको ना एक्सपोज करवा के उनसे ना, उनके ड्रिल भी करो इस बात को। कैसे? ऐसे कंपटीशन में बड़ा बोलता हूँ लोगों को, कराओ बच्चों को सबसे पहले। दैट इज द लीस्ट थिंग, लोएस्ट, मतलब सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन स्टार्ट विद। चल भाई, जम्मू की लोहड़ी पे ऐसे लिखो। और जम्मू की लोहड़ी इतनी यूनिक है ना दीदी, मतलब लोगों को मैं बताता हूँ ना, लोग बोलते हैं अच्छा इतना कुछ होता है जम्मू में लोहड़ी के दिन। बोला हाँ। वो बोलते हैं हमारे को तो पता ही नहीं था। लुकड़ियां गा रहे हैं, छज्जा डांस हो रहा है, मतलब छज्जे बन रहे हैं। छज्जा बनाने की प्रथा जो है वो इतनी कमाल की है। आज हार्डली छज्जा बनाने वाला मिल रहा है। पहले तो घर घर में लोग बनाते थे ना अपने आप। भूल गए। रिवाइव करवाओ बच्चों में, छज्जा कंपटीशन कराओ। छोटी छोटी चीजें होती है ना ये कल्चर। और ये स्कूलों में करवाओ स्पेशली, नॉट जस्ट गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स के साथ पार्टनरशिप करके करो। एग्जैक्टली, इसकी बहुत जरूरी है। नहीं तो एक छवि बनी हुई है कि जम्मू कश्मीर ये है, उसका नेचर मतलब एक बड़ा इस्लामिक नेचर बताया गया है। ठीक है, बिल्कुल। डेमोग्राफी होगी, लेकिन ये आप एकदम ही खत्म हो गया है। ना अरे इसको बिल्कुल बिल्कुल। प्रेजेंट किया जा रहा है, ना कुछ, नथिंग इज बीइंग डन। तो और एटलीस्ट अपने लेवल पे हम ये चीजें कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखता हूँ कि हमारे लोगों को ना, अपने लोगों को भी ना सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली भी। और फाइनेंशियल इन द सेंस मतलब जैसे एजुकेशन को सपोर्ट करो उनके। हमारे इतने टैलेंटेड बच्चे हैं कसम से, पर उनको कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा। तो उनको मेंटरशिप भी दो अच्छी। अब अब हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स है ना, सॉरी टू से, वो चाय पकौड़ी थे मिलने कुछ नहीं सोचते। सॉरी, मतलब बुरा लगेगा लोगों को सुन के, बट आई एम सेइंग दिस एज अ फ्रेंड। वो चाय पकौड़ी थे पहले भी तो सोचो। विजन ही नहीं है। नहीं, बिकॉज आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, और यू हैव ऑल्सो रन आउट ऑफ आइडिया साइडली। तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर ये चेंबर्स ऑफ कॉमर्स भी हमारे बच्चों को जैसे स्कॉलरशिप ही दे पढ़ने के, राइट, स्कॉलरशिप देने में कितना जाता है खर्चा किसी का, वही छोटी छोटी चीजें है ना ये। लेकिन उनको स्कॉलरशिप दो कॉम्पिटिशन के बेसिस पे, जिसमें कि जम्मू के कल्चर की बात हो इन कॉम्पिटिशन में। अब मैं वो एग्जांपल देता हूँ, जम्मू के बारे में क्विज कभी देखा है आपने? नहीं। आपको इतनी सारी स्टेट्स हैं साउथ में, सेंट्रल इंडिया में, जो इनके ऊपर क्विजेस करती हैं बच्चों के लिए स्पेशली, स्कूल्स में होता है। लेट्स ट्राई वन ना। यस। छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है, बट इससे मैं मानता हूं कि ये कल्चरल रिवाइवल ही तभी आएगा। और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो पेरेंट्स के तौर पे हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके तो बच्चे आपने सेट किए हुए हैं तो चलो मेरे को टेंशन नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है जैसे मेरी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कंटिन्यूसली जम्मू की बात, कंटिन्यूसली डोगरा कल्चर की बात करो, कंटिन्यूसली पहाड़ी कल्चर की बात करो, हमारे पूरे रीजन की बात करो। क्योंकि उनको जब तक पता नहीं चलेगा ना कि उनकी जड़ें क्या है, तब तक उनको ना तो उनको कभी वो गौरव आएगा अपने इतिहास पे, अपनी संस्कृति पे। दूसरा, वो हमेशा कैसे बोलते हैं ना, उनकी कोई जड़ नहीं होगी कभी फिर, चाहे वो दिल्ली में रह रहे हो, बड़े हो रहे हो, पैदा हुए हो, लेकिन वो संस्कृति, वो सांस्कृतिक जड़ समझना पहचानना बड़ा नहीं तो वो लॉस्ट है, बिना जड़ बिल्कुल के बिल्कुल। तो बिल्कुल लॉस्ट है। एंड चाहे मेरी गलती है कि आप, क्योंकि मेरी डोगरी तो भगवान ही मतलब क्षमा करें, इतनी गंदी हो जाती है कभी। आप मेरे से हिंदी में वार्ता कर रहे हो, आप, मैं अंग्रेजी और हिंदी में वार्ता कर रहा हूँ, लेकिन हमारे लोग अगर अपने बच्चों से डोगरी में नहीं बात करेंगे ना तो बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे सिंपलेस्ट थिंग बट द वर्स्ट थिंग दैट्स गोइंग ऑन राइट नाउ, मेरे पिता मेरे से डोगरी में बात नहीं करते। अच्छा, मेरी दादी डोगरी में बोलती थी, लेकिन आप समझ रहे हैं? ये जनरेशन लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ना इतना खतरनाक होता है। एग्जैक्टली, आज और वो मुझे एक बड़ा दुख होता है, काश मैं डोगरी बोल पाता, मेरे को ये हिमाचल के इतने सारे क्षेत्र भी समझ आ रहे होते हैं, मुझे गाने समझ आते हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकता उस तरह, वो ठेठपना नहीं आएगा कभी। अब खंड मिठे लोग थे, खंड मिठी बोली डोगरी बोलना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो बोली बोलने वाला ही नहीं बचेगा, यस, तो इस डायलॉग का करोगे क्या फिर? एग्जैक्टली। और फिर हम कंप्लेन नहीं कर सकते, अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं तो फिर हम बोल रहे हैं नेशनल कॉन्शियसनेस में रजिस्टर नहीं कर रहा है। बिल्कुल तो वो कैसे करेगा अगर हम खुद अपनी बात नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। एंड देखिए, हमारे लोग हमेशा बड़े वेलकमिंग, ओपन,
बड़े मैंने अंग्रेजी में होते चिल, एकदम चिल हो गए हमारे अदरवाइज। हाँ, हमको बोलो देश के लिए तो गर्दन कटानी है, 2 मिनट में ऐसे खत्म। हम लोग ऐसे, हमारे को वो टेंशन ही नहीं है। वो इतना सोचते भी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, इतने चल लाडी चल, चलो, सिंपल एज दैट हमारा फंड है। यस, ठीक यहाँ है, जाके मर जाना है देश के लिए, हाँ जा रहा हूँ। बस बस, हाँ, उसके लिए तो 2 मिनट नहीं लगते हमको खड़े होने में। लेकिन ये हम ना, क्या होता है ना, सिंपल, बीइंग सिंपल डज नॉट मीन दैट यू हैव टू बी स्टूपिड। ये जब तक ये डिस्कनेक्ट, ये बात जब तक क्लियर नहीं होगी ना हमारे लोगों में, आई थिंक आप और मैं मतलब बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए। और ये तभी आएगा जब हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को स्पेशली, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत में, है ना, गर्व करना सिखाएं। सो राइट। आई थिंक यही मेरे, आई थिंक जो मैं अभी सोच पाता हूँ। बाकी तो मतलब जब भी मेरे दिमाग में आता है मैं बात तो करता ही हूँ। अब जैसे कोई, अब पॉलिटिकल इशू तो दुनिया में आके आते जाते रहेंगे, लेकिन हमको ये समझना है पॉलिटिक्स इज नॉट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ एवरीथिंग। यस। पॉलिटिक्स स्टार्ट्स वेयर कल्चर एंड्स। तो अगर आपको पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करना है ना, आपको कल्चर इम्पैक्ट पहले क्रिएट करना नहीं, वही तभी तो रोहित, जब आपको देखा कि आप अलग अलग पॉडकास्ट में इस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतनी एक्साइटमेंट हुई, और माता रानी को हमने थैंक यू बोला कि चलो कोई और आया जो बात कर रहा है। सो देयर वाज है। दिस बज कि हु इज ही जो बात कर रहा है फाइनली जम्मू की। क्योंकि हमको आपके जैसे लोग चाहिए, और ये खुद पढ़ के, इसको समझ के, फील करके तभी हम बोल पाएंगे, वो कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल। सो फाइनली रोहित, अगर कोई नॉन जम्मू का सुन रहा है, तो व्हाट वुड यू से टू हिम कि उसको महाराजा गुलाब सिंह के बारे में क्यों सुनना चाहिए, या क्यों कोई किताब उठा के पढ़नी चाहिए? व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट महाराजा हरि सिंह? व्हाई somebody सिटिंग इन बैंगलोर और चेन्नई या गुवाहाटी या अहमदाबाद, उसको क्या फर्क पड़ता है महाराजा गुलाब सिंह से? उसको सबसे पहले तो ये फर्क पड़ना चाहिए कि भारत की सीमा जो आज है, जो हमारे नक्शे पे विदित है, वो सिर्फ इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जैसा एक शासक आया जम्मू कश्मीर पे। सर्वप्रथम तो ये है। दूसरी बात, जैसे पानीकर जी ने कहा था ना, द ग्रेटेस्ट इंडियन ऑफ 19th सेंचुरी। हम लोग अपने मिलिट्री एग्जाम्पल से भी नेपोलियन जैसे जनरल्स को बहुत हाईली रेट करते हैं। महाराजा गुलाब सिंह, प्रॉब्ली हिज अचीवमेंट्स आर इवन बिगर देन नेपोलियंस। वो बस क्योंकि वो बाद में आ गए तो उनको नेपोलियन से कंपेयर करते हैं। तो ये हमारी हिस्ट्री ऑफ विक्ट्री एज अ नेशन ऑल्सो इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है। आज जैसे आपने गुवाहाटी की बात करी, तो असम के लचित बोरफुकन की बहुत बात होती है, एंड आई एम वेरी प्राउड कि लचित बोरफुकन जैसे महान योद्धा की बात हम करते हैं, जिन्होंने सराय घाट में जितना कंक्लूसिवली बैटल करके मुगल सेना को परास्त किया, नाव युद्ध से, नौका युद्ध में, ऑफ ऑल थिंग्स। क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र पे नौका युद्ध चल रहा है, बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है। लद्दाख के कॉन्क्वेस्ट में स्टोरी क्यों नहीं है? किश्तवाड़ में चौगान की कहानियां क्यों नहीं है? तो जिस दिन ये, जब लोग रियलाइज करेंगे ना कि आपने ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की सीड्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर ने बोए हैं बेसिकली इंडिया के अंदर, जब तक ये बात रियलाइज नहीं होगी, आप इस गुलाब सिंह की महत्ता को नहीं समझ सकते। एंड दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ही इज द बर्थ, इज द प्रोजेनिटर इन अ वे ऑफ माउंटेन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। वो वाले टैक्टिक्स एक्लाइमेटाइजेशन के आज भी इंडियन आर्मी यूज करती है, माइंड यू। तो वो प्रणेता है इस देश में माउंटेन वॉरफेयर के, एक तरह से मॉडर्न माउंटेन वॉरफेयर। इसलिए भी गुलाब सिंह को समझना इतना जरूरी है। और तीसरी बात, द होल डोगरा, द जम्वाल क्लैन, इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा, staunch nationalist and always saw the state as an inalienable part of India, for want of a better phrase। कोई दो राय नहीं उन्होंने कभी रखी, ये भारत का हिस्सा है, ये भारत देश है। जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि देश बोल के भी उन्होंने उन्होंने देवनागरी में भी छापा, उन्होंने डोगरी में भी छापा, उन्होंने उर्दू में भी लिखा, है ना, अंग्रेजी में भी लिखा इसको। वो देवनागरी में क्यों लिखते हैं अगर उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता?
आप समझ रहे हो ना दीदी मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत सुंदर। सीधी सी बात है मेरे लिए तो। दैट शोज कि भैया हमको पता है कि हम भारत का अभिन्न अंग है। सांस्कृतिक सांस्कृतिक आज हम राजनीतिक तौर से उस तरह भारत से ना जुड़े हो, लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये हमारा देश है। कहानी आती है राजदर्शनी में कि एक धार राजा थे जम्मू के, जो बहुत लंबी तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, और जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां पे उनको, इंक्लूडिंग अयोध्या, तो बाय द वे जम्मू की डायनेस्टी इज आल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट दैट वे। धार, धार से देव, देव से जमवाल, तो मतलब टुकड़े टुकड़े करके पर सब रिलेटेड आपस में। तो वो इनको सूर्यवंशी कहते हैं। वो अयोध्या जाते ही इसीलिए क्योंकि हमें सूर्यवंश से हूँ, वो धार राजा। और अयोध्या में जो अयोध्या के राजा हैं, उनका जो भव्य स्वागत करते हैं कि आप तो हमारे कुल के हैं, सिर्फ इस बात के लिए। और तकरीबन तकरीबन वो कथा ये चलती है कि राजदर्शनी में कि वो महीनों महीनों रहते हैं वहां पे, और जो उनकी सेवा होती है कि ये तो हमारे भाई आए हैं। ठीक है, जब राजदर्शनी जैसी किताबों में ये हमने बात लिखी है, छापी हुई है, पढ़ी हुई है, तो कैसे कोई कह सकता है कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और जम्मू कश्मीर भारत से भिन्न है किसी भी तरीके से? तो मैं तो नहीं मान सकता, और इसीलिए गुलाब सिंह को हमें याद करना है, हमें उनको वापस वो सम्मान दिलवाना है जो उनके नाम पे था और कहीं बीच में लुप्त हो गया। क्योंकि गुलाब सिंह सिर्फ गुलाब सिंह जम्मू कश्मीर की बात नहीं, गुलाब सिंह सिर्फ भारत का चिन्ह है उसी वजह से। तो मेरे एग्जैक्टली। ख्याल से ये वो कारण है जिसकी वजह से लोगों को गुलाब सिंह जी के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए लोगों से। बहुत सुंदर, आपने बहुत सुंदर सम अप किया इसको रोहित, क्योंकि लोग बड़े पैशनेटली फील करते हैं भारत में हर जगह जम्मू कश्मीर के बारे में। मैंने बहुत स्लोगन सुने हैं, क्या दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अरे कश्मीर भगवान। मांगोगे तो चीर देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात यही है कि किस चीज के लिए आप लड़ रहे हैं, किस चीज के लिए आपको प्राइड है, वो किसने बनाई, वो कौन लोग थे, कौन वैसा महाराजा आया जिसने वो आपके बॉर्डर्स को ऐसे खींचा, एक्सटेंड बिल्कुल। किया और बचा के रखा, और अभी तक बचा रहे हैं, क्योंकि वही कम्युनिटी, वही संभाग घूम के वही लोग एक्चुअली। हैं वापस फिर से, यस, यस, घूम के वही लोग हैं वापस। एग्जैक्टली। तो मुझे तो जो लगता है इसको कि करने में लगे। बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल हमारे पास है, तो आप उन लोगों के बारे में जानेंगे नहीं और आप उनको उनके बारे में बात नहीं करेंगे, तो पता कैसे चलेगा कि ये हमेशा से ये रीजन वैसा रहा है, इसको कैसे अपने साथ रखना है, क्या यहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, क्या नुआंसेस, लेयर्स हैं, बिल्कुल। वो समझ ही नहीं आएगा। तो एवरी बिल्कुल। प्राउड इंडियन और somebody हु इज इंटरेस्टेड इन मिलिट्री हिस्ट्री, क्योंकि ऐसी स्टेलर अचीवमेंट्स हैं बिल्कुल। मिलिट्री कैंपेन्स की भी, तो आई कैन इमेजिन कि कोई ब्रिटिश और अमेरिकन भी जो मिलिट्री कैंपेन्स में या मिलिट्री हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखता है, उसको भी शायद ज्यादा पता होगा, क्योंकि यहाँ नेशनल आर्मी म्यूजियम इन लंदन ज्यादा सामान रखता है, ज्यादा आर्टिफैक्ट्स रखता है जेएनके की। महाराजा गुलाब सिंह की कुछ सील भी यहाँ पे पड़ी हुई है, एक पाउच पड़ा बिल्कुल। हुआ है, बिल्कुल। काफी आइटम्स रखी है, उनको ज्यादा वैल्यू है क्योंकि वो जानते हैं कि व्हाट दिस इज। सो द वे वी फील प्राउड अबाउट शिवाजी और एनी ऑफ आवर वॉरियर्स, महाराणा प्रताप हुए, हमको महाराजा गुलाब सिंह और जो महाराजा हुए ऐसी कॉम्प्लेक्स रीजन में, उसके बारे में नहीं समझेंगे तो इट इज आवर ग्रेटेस्ट लॉस, बिकॉज एंड दिस इज दिस आवर आपने ग्रेटेस्ट बहुत प्राइड। अच्छा एक एनालॉजी दिया, एंड दिस इज समथिंग आई हैव आल्सो कोटेड समवेयर रिसेंटली। मैंने बोला जो जो दर्जा मराठों में, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को मिलता है, वही दर्जा, वही सम्मान, वही स्तर जो जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू के लोगों में महाराजा गुलाब सिंह के लिए होना चाहिए, और है कुछ हद तक भगवान की कृपा से, लेकिन वो उस स्तर पे जाना चाहिए। अगर छत्रपति महाराज ने स्वराज्य दिया, तो भारत का आधुनिक नक्शा गुलाब सिंह ने दिया। ये बात जन जन को पता होनी चाहिए उसी स्तर। बहुत सुंदर, आई थिंक ये फाइनल लाइन है कि भारत का जो नक्शा, जो ये मॉडर्न जो हम देखते हैं आधुनिक नक्शा, ये महाराजा गुलाब सिंह ने दी, उसके बाद उनके वंशजों ने भी काफी काम किया इस पर, और उसके पहले भी जो डोगरा महाराजा थे या राजा थे, उन्होंने बहुत काम किया। आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ इज लाइक द पंच लाइन हियर। अमेजिंग बिल्कुल। रोहित, थैंक यू सो मच। हमने इतनी बातें की और इतनी बातें अभी बाकी है करने की। आई थिंक वी हैव टू डू अरे मेनी सेशंस बिल्कुल दीदी, बिल्कुल। ऑन दिस रीजन, दोबारा क्योंकि जुड़ूंगा मैं पक्का। थैंक यू दोबारा सो मच। जरूर एटलीस्ट discuss मुझे लगता है हमने वॉइस ऑफ डोगरास ने और आपने तो हम दोनों ने मिलकर
महाराजा गुलाब सिंह को अच्छी श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि हमने उनको याद किया है, उनके बिल्कुल बारे में बात की है। क्योंकि टोकनिज्म तो बहुत होती है, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि हम उनके बारे में बातें दूर तक ले जाएं बिल्कुल और याद करें वो क्या थे, अपनी बिल्कुल लेगेसी को। सो बिल्कुल। थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू वेरी वेरी मच, एंड थैंक यू टू द ऑडियंस जो हमें सुनेगी और सुनती आई है। नमस्कार। आप सबको धन्यवाद।